नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मेरा नाम निशांत स्वराज हुआ और आप देख रहे हैं रोजगार का जुगाड़ क्लासेस, जहां आपको मिलेगा सरकारी नौकरी का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका। तो 4 दिन से करंट अफेयर अपलोड नहीं किया जा रहा था, तो तबियत खराब हो गया था, जिसके कारण मैंने क्या किया, 3 से, क्योंकि लास्ट जो करंट अफेयर है 2 सितंबर का अपलोड कर दिया था और आज जो डेट है वो है 6 सितंबर, यानी 3, 4, 5 और 6 यानी 4 दिन करंट अफेयर आपको एक ही वीडियो में मिलेगा विथ एमसीक्यू, यानी लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराया जाएगा। और आज के डेट में बहुत अच्छा सवाल इन 4 दिनों के भीतर, कहा जाता है सर एग्जाम में पूछने का जो क्वेश्चन बनता है वो इन 4 दिनों में सबसे ज्यादा बना है। इन 4 दिनों में क्या क्या बड़ी घटनाएं घटी हैं आपको लास्ट क्लास तक देखने को पता चलेगा। और इसके बाद शाम में एक और वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जो पॉलिटी से स्टार्ट होगा, यानी पॉलिटी का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज शाम से ही एक वीडियो अपलोड या रात होते होते एक वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो अंत तक बने रहिए, पूरे 4 दिन का करंट अफेयर आपको एक ही दिन एक ही वीडियो में आपको नजर आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हाँ, पहला सवाल ही सबसे अच्छा है सर। पहला सवाल ही अगर आप गौर से पढ़े कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो एक ऐसा सूचकांक है जो विश्व में शांति का बात करती है कि विश्व में कौन सबसे शांति देश है या शांत देश है, और किस किस आधार पे शांत देश का रैंकिंग निकलता है वो हम आपको बताएंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे शांतिपूर्ण, सर यहाँ पूछ रहा है एशिया का, यहाँ विश्व का नहीं पूछ रहा है, ना ही आप भारत का पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो है सिंगापुर। उसका इसका जो आंसर है वो है सिंगापुर। यानी अब कहा जाए कि एशिया में कुल देशों की संख्या 48 है। एशिया में कुल देशों की संख्या कितनी है, 48, 48 देश है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल हो गया कि एशिया महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है, 48 है। 48 में सिंगापुर का जो स्थान है, ठीक है, वो एशिया में प्रथम है, वहीं विश्व पे 6वां स्थान पे है। विश्व पे कितना स्थान पे है, 6ठा स्थान पे है। यानी आप कह सकते हैं कि 1 से 5 तक जो रैंक रहेगा वो एशिया के किसी कंट्री को मिला नहीं है। इसीलिए पूछ रहा है कि एशिया का शांतिपूर्ण देश कौन सा है, वो है सिंगापुर, और कितना स्थान पे है, ये 6ठे स्थान पे है। तो चलिए अब हम पूरा इस ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। कौन जारी करता है ये सूचकांक, विश्व में प्रथम स्थान किसका है, विश्व में भारत का रैंकिंग कितना है, और आखिरी कौन सा है, ये हम सब जान लेते हैं। चलिए, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है एक संस्था है, एक एनजीओ है जो जारी करती है हर साल, एक संस्था है जो जारी करती है हर साल। थोड़ा जान लेते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में। तो हम ग्लोबल पीस इंडेक्स का शॉर्ट में लिखते हैं जीपीआई। जीपीआई में समझ जाइए ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये एक सूचकांक है जो जारी करती है हर साल आपका आईईपी। आईपी मतलब क्या हो गया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो स्थापित हुआ था 2007 में। ये एक संस्था है, एक एनजीओ है जिसका नाम है आईईपी, पूरा नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यही संस्था जारी करती है हर साल। और ये जो जारी कब से जारी कर रही है, 2007 में ये बना था, 2007 से जारी हो रहा है। और ये टोटल जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये कितने देशों का रैंकिंग निकालता है, 163 देशों का रैंकिंग निकालता है। यानी जो रैंक निकालता है वो 163 देशों का रैंकिंग निकालता है, जिसमें पहला, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट में आपका है आइसलैंड, फर्स्ट में है आपका आइसलैंड, दूसरा में है आपका आयरलैंड, आयरलैंड, और तीसरा में है आपका न्यूजीलैंड। यानी आप कह सकते हैं कि ग्लोबल पीस सूचकांक यानी वैश्विक शांति सूचकांक में 163 देशों का रैंक निकाला जाता है, जिसमें प्रथम स्थान किसका है, आइसलैंड का, दूसरा स्थान किसका है, आयरलैंड का, और तीसरा स्थान किसका है, न्यूजीलैंड का। और किस संस्था के द्वारा निकाला जाता है ये सूचकांक, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कब स्थापित हुआ, 2007। लेकिन सर अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल नहीं आया। चलिए, पहला तो समझ में आ गया कि पहला कौन है, आइसलैंड, दूसरा कौन है, आयरलैंड, तीसरा कौन है, न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट अगर कॉमन चीज देखिएगा सर कि तीनों में लैंड लैंड लगा हुआ है, तीनों में लैंड लैंड लगा हुआ है, ये सबसे यूनिक चीज है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तीनों का जो रैंकिंग है वो आप में लास्ट के नामों में इसका लैंड लगा हुआ है। अब देखते हैं सर कि भारत का स्थान कितना आया, भारत का स्थान कितना आया, तो भारत का स्थान है 115वां, भारत का स्थान है 115वां, ठीक है। यानी 163 देशों में भारत का स्थान है 115वां। 2014 में, 2024 में
ये था स्थान 116। यानी आप कह सकते हैं कि भारत का स्थान रैंक में एक रैंक का सुधार हुआ। विश्व शांति सूचकांक में 2024 में भारत का स्थान था 116 और वर्तमान में हो गया 115, यानी मात्र एक रैंक का सुधार हुआ। सुधार हुआ इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन मात्र एक रैंक का हुआ, इस बात का भी अफसोस है। अब सवाल आता है सर कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में या ग्लोबल पीस इंडेक्स को निकालने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माने चलिए हमें एक अच्छा स्टूडेंट का रैंकिंग निकाले, तो अच्छा स्टूडेंट तो बहुत तरह का हो सकता है संस्कारी हो सकता है मार्क्स अच्छा आता हो, तो किस आधार पे आप अच्छा स्टूडेंट बोलते हैं। उसी तरह वैश्विक शांति सूचकांक में जो आइसलैंड 1 नंबर पे है और भारत का स्थान 115वां नंबर पे है, और 163वां जो रैंक पर है वो है रूस, क्योंकि ये निकालता है कितना देशों पर निकलता है, 163 देशों पर निकलता है, और आखिरी जो स्थान है वो है रूस, और 162वां जो स्थान है वो है यूक्रेन। वो कौन है यूक्रेन, और आपको पता है सर यही दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। तो जो सबसे 163वां देश है वो है रूस और 162वां देश है यूक्रेन। प्रथम है आइसलैंड, सेकंड है आयरलैंड, थर्ड है न्यूजीलैंड। भारत का स्थान वर्तमान में 2025 में कितना आया, 115वां आया, जबकि 2024 में कितना था, 116वां। अब हम बता रहे थे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स को निकालने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ 3 चीज लिया जाता है, यहाँ पर 3 चीज लिया जाता है, यानी 3 क्राइटेरिया लिया जाता है। वो क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी इंग्लिश में कहा जाए, कि यहाँ जो आम जनता है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जितनी तरह के लोग हैं, यहाँ कोई विदेशी यात्री आते हैं घूमने, तो उनके साथ सुरक्षा उनको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, कि मर्डर वहाँ आए दिन होते रहता है, किडनैपिंग होते रहता है, रेप आए दिन होते रहता है, तो इसको कहते हैं सामाजिक सुरक्षा। तो एक पैमाना है सामाजिक सुरक्षा, दूसरा है घरेलू या अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, घरेलू या अंतरराष्ट्रीय संघर्ष। दूसरा पैमाना है, पहला पैमाना था सामाजिक सुरक्षा, दूसरा पैमाना है घरेलू या अंतरराष्ट्रीय संघर्ष। घरेलू मतलब क्या आता है, किसी देश के भीतर जो है वो हमेशा युद्ध होते रहे। जैसे भारत का बात करें तो भारत में मणिपुर में आप देखिएगा हमेशा कुछ ना कुछ विवाद होते रहता है, जम्मू कश्मीर में हमेशा कुछ ना कुछ विवाद रहता है, दो राज्य आपस में लड़ते रहते हैं, तो उसे कहते हैं घरेलू। और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष मतलब कि जब वो देश दूसरे देश से हमेशा संघर्ष में लगा रहे, जैसे भारत देखिए, भारत का संघर्ष हमेशा पाकिस्तान चलता है, भारत का संघर्ष हमेशा चाइना से चलता है। वहीं अगर देखिएगा आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, इसका कोई भी अपने पड़ोसी देशों के साथ कोई तरह का संघर्ष नहीं चलता है, ना ही देश के भीतर ना ही देश के बाहर। तो उम्मीद करते हैं दूसरा पैमाना आपको समझ में आया होगा, घरेलू या अंतरराष्ट्रीय संघर्ष क्या है। और तीसरा जो है वो है सैन्यकरण, सैन्यकरण इंग्लिश में कहते हैं मिलिटराइजेशन। अच्छा सर आप सोचिए, अगर क्राइम ज्यादा होगा तो सेना का भी जरूरत क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर युद्ध ज्यादा होगा पाकिस्तान के साथ चाइना से, तो भारत क्या करेगा, अपना सैन्य क्षमता को और बढ़ाएगा। और वहीं अगर कोई शांति देश है तो शांत देश कैसे पता चलेगा, उस देश के पास सेना जितना कम रहेगी तो उस देश का शांति जो वादा निभाने का है वो उतना ज्यादा रहेगा। अगर कोई अपना सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है, ये ड्रोन कर रहा है, वो ड्रोन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको हमेशा खतरा है विदेशी मुल्क से या घर के भीतर से। तो सेनाकरण मतलब मिलिट्री पावर को और मजबूत ना करने के बजाय और उसको लूज करना, क्योंकि विश्व में शांति फैलाना का ही मानवता का उद्देश्य होना चाहिए। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स के लिए 3 पैमाना होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा, सोशल जस्टिस सिक्योरिटी, घरेलू या अंतरराष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यकरण। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आएगा। अब क्या है, ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक कोई भी सवाल पूछे कि भारत का स्थान कितना था, 115वां था, 2024 के अनुसार कितना था, 116वां था, कितना देशों पर निकाला गया, 163 देशों पर निकाला गया, आखिरी स्थान किसका था, रूस का, पहला टॉप 3 पे कौन था, आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड। और आपको जान के आश्चर्य होगा सर, टॉप 10 में इकलौता सिंगापुर ही है, इकलौता सिंगापुर ही है जो एशिया का है, और इसका स्थान है आपका 6ठा। बाकी जो बचा 1 से लेकर 5 और 7 से लेकर 10 जो भी है, या तो वो यूरोप का होगा या तो दूसरे महादेश का होगा, लेकिन एशिया का तो नहीं होगा। तो अब थोड़ा शर्म की बात है कि एशिया में 48 सबसे बड़ा महादेश है, 48 कंट्री वाला महादेश है, उसमें इकलौता टॉप 10 में जो आ रहा है वो सिंगापुर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप एक बार आराम से इसको देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसका पीडीएफ भेज देंगे, जो रोजगार के जुगाड़ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो तुरंत ज्वाइन करें, और इसका पीडीएफ पूरा भेज देंगे। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, ताकि लास्ट में हम पूछेंगे, लास्ट में 10 सवाल लिखाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है सर, लेकिन धैर्यपूर्वक देखिए, ये आप अपने
बेहतरीन जीवन के लिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं दूसरा सवाल। हाँ, दूसरा सवाल कहता है कि भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो इस सवाल में तो बहुत कुछ जानना है, सिर्फ एफडीआई क्या होता है, 74 क्या होता है, बीमा क्षेत्र क्या होता है, बहुत कुछ इस सवाल में आपको जानना है। अब बच्चा क्या करता है, इस सवाल को रट लेगा कि 74 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, माने 100% कर दिया। यही आपका आंसर है कि भारत सरकार ने एफडीआई में पहले बीमा इंश्योरेंस क्षेत्र में जो एफडीआई था वो 74% था, अब कितना कर दिया, 100%, यानी पूरा का पूरा कर दिया। तो एक करके हम सब कुछ समझते हैं, एक करके ये एफडीआई क्या होता है, 74 से 100 कर दिया जाए तो उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये बीमा क्षेत्र क्या होता है, सब कुछ पहले हम जान लेते हैं एफडीआई क्या होता है। एफडीआई का पूरा नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में कहें तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, प्रत्यक्ष का स्पेलिंग गलत हो गया, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसका मतलब क्या है, जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति दूसरे देशों में निवेश करते हैं तो उसे एफडीआई कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल समझाते हैं, एलोन मस्क का कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला ने बोला कि भारत में हम फैक्ट्री डालेंगे, भारत में क्या करेंगे, फैक्ट्री डालेंगे, जिसका टोटल होगा वो होगा $10 लाख। तो भारत में फैक्ट्री डालेंगे, $10 लाख का डालेंगे, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, एफडीआई करेंगे। कारण क्या है, एलोन मस्क जो है एक विदेशी कंपनी है और वो भारत में क्या कर रहे हैं, निवेश करने जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं एफडीआई। जैसे माने चले टोयोटा को पता है सर, जापान का कार कंपनी है, इन्होंने अपना बोला कि हम भारत में निवेश करेंगे आपका $10,000 करोड़ भारत में निवेश करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसको कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे एफडीआई। अब क्या है, आपको पता है सर बीमा क्या होता है, बीमा एक तरह का सुरक्षा गारंटी देता है। जैसे कार इंश्योरेंस होता है कि कार का बीमा कराइए, अगर कार को कुछ होता है तो वो कंपनी जिससे आप बीमा कराए हैं वो आपको देंगे। लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा निगम जैसे LIC है कि मेरा जो हम बीमा कराए हर साल 60,000 या 1 लाख रुपया जमा करते हैं, वहीं मरने के बाद मेरे परिवार को इतना कुछ रुपया मिलेगा, तो उसे क्या कहता था, बीमा क्षेत्र कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब ये सवाल क्या था, पहले बीमा क्षेत्र में मात्र कितना परसेंट था एफडीआई, 74%, और अब कितना कर दिया है, 100% कर दिया। इसका मतलब क्या है कि माने चले अगर यूएसए का एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ बीमा कंपनी, अगर ये भारत में कंपनी खोलेगा तो मात्र कितना परसेंट इन्वेस्ट कर सकता है, 74% इन्वेस्ट कर सकता है, जबकि 26% जो है उसको मालिकाना किसको देना पड़ेगा, भारतीय कंपनी को ही देना पड़ेगा। यानी वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी भारत में स्थापित नहीं कर सकता है पूरी तरह। पहले क्या था, अगर मान चले 100 करोड़ है, यूएसए का कंपनी जिसका नाम है XYZ कंपनी है, उस 100 करोड़ से खोलना चाहती है, बोला पूरा मालिक हम बनेंगे, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि भाई 100 करोड़ में आपका 74 करोड़ लगेगा आपका, लेकिन 26% जो लगेगा वो कोई भारतीय कंपनी को पकड़िए, यानी आप 100% बीमा क्षेत्र में निवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण ने, जो भारतीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र में अब एफडीआई जो हो गया है वो 100% हो गया है, यानी अब कोई भी विदेशी कंपनी, चाहे चाइना का हो, अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कोई भी हो, वो भारत में 100% पूंजी के साथ कोई बीमा कंपनी खोल सकती है। पहले क्या है, अगर कोई कंपनी खोलना है तो 74% आपका पैसा लगेगा और 26% किसका पैसा लगना चाहिए, किसी ना किसी भारतीय कंपनी का ही पैसा लगना चाहिए, चाहे वो रिलायंस का हो जाए, अडानी का हो जाए, अंबानी का हो जाए, जैसा भी हो जाए, उसमें 26% किसका लगना चाहिए, भारतीय कंपनी का लगना चाहिए। लेकिन निर्मला सीतारमण ने कहा कि 74 से बढ़ा कितना कर दिया, 100% कर दिया। इसका फायदा ये होगा क्योंकि जो भी विदेशी कंपनी आएंगी वो चाहेगी कि अगर मेरे पास पैसा है तो मेरा जो कंपनी हो, मेरा पूरी तरह कंपनी हो, यानी अगर मेरा एलोन मस्क अगर बीमा क्षेत्र में उतरना चाहते हैं
तो XYZ नामक बीमा इंश्योरेंस कंपनी खोलेंगे और बोलेंगे भारत में जो भी पैसा लगेगा सब मेरा लगेगा, कोई भारतीय उसमें पार्टनरशिप होगा नहीं, ताकि हम अपने कंपनी को पूरी तरह चला पाए। अगर 26% भारतीय कंपनी को दे दिया जाए मालिकाना, तो हो सकता है वो बार बार बोले कि इसमें मेरा भी निर्णय होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो कोई विदेशी बीमा कंपनी भारत में निवेश करना चाहेगी नहीं। इसीलिए निर्मला सीतारमण ने घोषणा कर दिया कि बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74 से कितना कर दिया गया 100%, यानी अब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में बीमा कंपनी खोल सकती है पूरी तरह, यानी 100% जो पैसा रहेगा वो उनका रहेगा, जबकि पहले क्या था 74 था। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और FDI क्या होता है, ये भी जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति, कंपनी जैसे हो गया BMW हो गया, मर्सिडीज हो गया, तो ये कंपनी हो गया, और व्यक्ति मतलब हो गया बिल गेट्स, वो कोई कंपनी नहीं बोला हम भारत में एक नया कंपनी खोलेंगे, जबकि बिल गेट्स का कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन बिल गेट्स बोले कि हम एक नया कंपनी भारत में खोलेंगे, तो कंपनी भी निवेश कर सकती है या व्यक्ति भी निवेश कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चैनल का नाम है रोजगार का जुगाड़, लेकिन मान चलिए हम दुबई में इन्वेस्ट करें तो रोजगार के जुगाड़ के नाम से नहीं करेंगे, हो सकता है दूसरा कंपनी हम वहां खोल दें, तो कोई कंपनी भी कर सकता है और कोई व्यक्ति भी कर सकता है, तो उसे कहते हैं FDI। उम्मीद करते हैं दूसरा नंबर सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें। अगर कोई भी आपको लगता है बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है या कुछ कमी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सर आपका कमेंट जो है मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ाता है और थोड़ा प्रेरित करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अगर बुरा है तो उसको बेहतर करने की कोशिश किया जाएगा, और अच्छा है तो उसको और अच्छा करने की कोशिश किया जाएगा। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल पे, जल्दी से गौर से देखिए। तीसरा नंबर सवाल अच्छे से गौर से देखिए क्या है। ठीक, हाँ तो चलिए, तो हम कहाँ थे, आपको बता रहे थे कि 3 नंबर क्वेश्चन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कामेंग क्षेत्र में आयोजित अभ्यास का नाम क्या है, यानी एक एरिया है अरुणाचल प्रदेश जिसका नाम है कामेंग क्षेत्र। उसे पूछ रहा है कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया है, कौन सा युद्ध अभ्यास किया है, युद्ध कौशल 3.0, युद्ध कौशल 2.0, युद्ध कौशल 4.0 और युद्ध कौशल 1.0। तो इसका आंसर है युद्ध कौशल 3.0। अब ये क्या है सर, तो देखिए आपको पता है सर अरुणाचल प्रदेश जो एरिया है, ये जो सबसे सेंसिटिव कहा जाता है सर, भारत का सबसे संवेदनशील जो इलाका है, एक जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से और एक अरुणाचल प्रदेश आपका चीन से। तो चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार हर साल क्या करता है, सैन्य अभ्यास करता है, सैन्य अभ्यास करता है। कहाँ पे, तो करता है ये कामेंग में, कहाँ मेंग में करता है, जो कहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये युद्ध अभ्यास कैसा युद्ध अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, यानी इसमें एयरफोर्स शामिल नहीं होता है, इसमें नेवी शामिल नहीं होता है, इसमें जो मिलिट्री शामिल होता है इंडिया का, कहाँ पे होता है, कामेंग में होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हिमालय में बर्फ पड़ता है सर, वहाँ ग्लेशियर है, उसको कठिनाई पूर्वक कैसे सामना करना है अगर कभी भी चाइना से युद्ध होता है, तो उसके लिए फिजिकली और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार रहना है कि नहीं सर बर्फबारी हो रहा है, चाइना ने हमला कर लिया तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है सर मिलिट्री एक्सरसाइज में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, जिसका नाम क्या है, युद्ध कौशल 3.0, जो आपका 1 सितंबर से 14 सितंबर तक कहाँ आयोजित होगा, कामेंग क्षेत्र में होगा, जो कहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। तो सवाल ऐसे भी आ सकता है, युद्ध कौशल 3.0 अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो गया, कामेंग क्षेत्र। क्या है आपको समझ में आ गया, भारतीय सेना को प्रिपेयर करना बर्फीली एरियो में, पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर चढ़ने के लिए, ताकि वो दुश्मनों से अच्छे से मुकाबला कर पाए। तो यहाँ पे मेरा राज्य ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा पहले भी हम बताए थे, तो हम यहाँ पर वही बताएंगे जो पिछले क्लास में या पिछले करंट अफेयर क्लास में आपको हम बता नहीं पाए थे। तो चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि पूरे भारत में सबसे कम या न्यूनतम बोल सकते हैं जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश है, कितना है 17 किलोमीटर पर स्क्वायर, यानी कहा जाता है सर 1 किलोमीटर स्क्वायर है, मात्र 17 लोग रहते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, आपका अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र कितना, मात्र 17 लोग रहते हैं। जबकि बिहार में अगर देखिएगा तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व पूरा भारत में सर्वाधिक है, जो कि है 1106 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में बिहार में कितने लोग रहते हैं 1106, अरुणाचल प्रदेश में कितने लोग रहते हैं 17। तो कंपेयर अगर कीजिएगा तो आप सोचिए कि अरुणाचल प्रदेश और बिहार में जमीन आसमान का अंतर है, इसीलिए बिहार का जो जमीन का कीमत है
वो सभी राज्यों में सबसे ज्यादा कीमत दर से बढ़ता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में लोग वहां रहते ही नहीं है, तो जमीन कीमत जो है वो कौड़ियों के दाम में बिकता है। वहीं बिहार में जमीन कीमत हमेशा हाई रहता है, क्योंकि 1 किलोमीटर स्क्वायर में भारत में सर्वाधिक अगर किसी राज्य में रहते हैं वो कौन है, वो बिहार है, जो है 1106। अगर हम त्योहार का बात करें कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा फेस्टिवल या त्योहार मनाया जाता है, और यार ऐसे जो भी हम त्योहार लिखेंगे वो आपका प्रीवियस है, जो भी हम त्योहार लिखेंगे वो प्रीवियस है। तो हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। चलिए देखते हैं। तो त्योहार का नाम है सोलुंग, सोलुंग, लोसार, न्योकुम और लोकू, और लोकू। तो ये त्योहार है आपका जो मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है ये हमेशा याद रखना है। सोलुंग, ये एमटीएस 2022 का प्रीवियस सवाल है, घर जाके देखिए, वहां पर गूगल में निकालिए, फोन निकालिए, बोलिए लोसिंग फेस्टिवल रिलेटेड टू विच स्टेट, तो वहां पे आ जाएगा किस एग्जाम का प्रीवियस सवाल है। ये एमटीएस 2022 का प्रीवियस सवाल है कि सोलुंग किस राज्य से संबंधित त्योहार है। तो सोलुंग अरुणाचल प्रदेश, लोसार अरुणाचल प्रदेश, न्योकुम अरुणाचल प्रदेश और लोकू अरुणाचल प्रदेश। और आपको ये पता होना चाहिए सर कि भारत पूर्वोत्तर राज्य की, पूर्वोत्तर मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ी नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम रहता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या रहता है, दिहांग रहता है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश, भारत में किस राज्य में आपका ब्रह्मपुत्रा प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा का नाम अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्रा नहीं रहता है, वो होता है दिहांग। ब्रह्मपुत्रा का नाम ब्रह्मपुत्रा असम में जाके होता है। तो आपको ये बताना है कि आज का पहला सवाल है जो आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल क्या है, यानी ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है, ये कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो चलिए इस सवाल अच्छे से जान गए हम सारा कुछ। भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में आयोजित अभ्यास का नाम क्या था, युद्ध कौशल 3.0। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, कामेंग में, और क्यों हो रहा है ये भी आपको बताया, ताकि बर्फीली पहाड़ी में भारतीय सेना को वहां चलने में कोई कठिनाई ना हो। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, कितना है 17, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने वहां लोग रहते हैं, 17 रहते हैं। त्योहार का अगर बात करें, सोलुंग, लोसार, न्योकुम, लोकू। और ये भी बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या है, दिहांग। और जो आपको सवाल बोले थे कमेंट बॉक्स में जवाब देने, वो जरूर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल, अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल, आराम से पढ़ते हैं। 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप, इंग्लिश में कहेंगे वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में आयोजित होगा। का आयोजन किस देश में होगा, का आयोजन किस देश में होगा, यानी होस्ट जो कंट्री होगी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का, वो होस्ट यानी कहाँ कहाँ होगा। तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। तो इसका आंसर जो है वो है भारत और श्रीलंका, यानी महिला विश्व क्रिकेट 2025 का कुछ मैच आपका भारत में भी होगा और कुछ मैच आपका श्रीलंका में भी होगा। और आपको बता दें सर, आखिरी बार जो हुआ था, अब पुरुष का बात कर लेते हैं, अब पुरुष का बात कर लेते हैं कि पुरुष का आखिरी जो विश्व कप हुआ था, विश्व कप जो हुआ था, हम 50-50 ओवर का बात करते हैं, क्योंकि सर विश्व कप जो होता है वो आपका T20 भी होता है और आपका 50-50 भी होता है। तो ये 50-50 वाला बात कर रहे हैं। 50-50 आपका आखिरी बार हुआ था 2023 में। आपको पता है सर फाइनल में कौन पहुंचा था, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और किसको हराया था, भारत को ही हराया था। वो मैच कोई भूलेगा नहीं सर, वो मैच भूलेगा नहीं, खासकर जो क्रिकेट प्रेमी है वो कभी नहीं बोल सकता है कि ट्रेविस हेड ने कैसे भारतीय गेंदबाज को, जो क्या अब शब्द नहीं है मेरे पास, क्या ट्रेविस हेड ने कौन सी पारी खेली। इसीलिए ट्रेविस हेड जो है भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए एक तरह का शौक बन गया है कि भाई साहब ट्रेविस हेड अगर मार रहा है तो भाई साहब विश स्कोर जल्दी जल्दी आउट हो जाए। तो 2023 का वर्ल्ड कप मेंस जो वर्ल्ड कप हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था, भारत को ही पराजित किया था। और वर्ल्ड कप जो होता है प्रत्येक 4 सालों में होता है। तो आप बताइए सर कि पुरुष का वर्ल्ड कप जो 50-50 का 2023 में, 4 साल जोड़िए तो कब, 2027 में। अब जानना है कि महिला का तो समझ में आ गया, 2025 का कहाँ होगा, भारत और श्रीलंका। 2027 का कहाँ होगा पुरुष का वर्ल्ड कप, तो ये 3 देशों में होगा, ये 3 देशों में होगा। एक है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, और तीसरा है नामीबिया,
ये तीनों अफ्रीकी कंट्री है, ठीक है। कौन कौन? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। यहीं पर वर्ल्ड कप खेला जाएगा, यानी कुछ मैच आपका दक्षिण अफ्रीका में होगा, कुछ मैच आपका जिम्बाब्वे में होगा, कुछ मैच नामीबिया में होगा। कब? 2027 का। यानी इस बार 2025 का होगा आपका भारत और श्रीलंका महिला वाला, और पुरुष वाला होगा 2027 में। और आपको पता होना चाहिए, शायद यही कारण है कि 2023 में आपको रोहित शर्मा कैप्टन थे, आपको पता है वनडे का, तो उन्होंने विश्व कप नहीं जीत पाए। T20 अलग बात है, जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, लेकिन उनको अभी भी मलाल है कि 50-50 में मेरी कप्तानी में अभी तक कोई वर्ल्ड कप जीते नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली क्या है, T20 से संन्यास ले लिए, टेस्ट से संन्यास ले लिए, लेकिन अभी तक वनडे संन्यास नहीं लिए हैं। बहुत सारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट का कहना है कि उन्होंने इसीलिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने इसीलिए संन्यास नहीं लिया क्योंकि उनको, उनके दिल में कहीं ना कहीं मलाल है कि 2023 का वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए, लेकिन आने वाला जो 4 साल के बाद, यानी अगर 2025 का बात करें तो 2 साल के बाद क्या होगा, वर्ल्ड कप होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर स्वास्थ्य साथ रहा तो विराट कोहली और रोहित शर्मा फिर से आपको ब्लू जर्सी में इंडियन क्रिकेट टीम के साथ खेलते दिखेंगे। कहाँ? वर्ल्ड कप में दिखेंगे। और उम्मीद करते हैं 2027 का वर्ल्ड कप हम लोग जरूर जीतेंगे। तो ये था सवाल आज का। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। पुरुष वाला कब होगा? 2027 में होगा। कहाँ कहाँ होगा ये आप जान लेते हैं। और महिला वाला कहाँ होगा? भारत और श्रीलंका में। तो एक बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बेस्ट ऑफ लक, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए और उम्मीद करते हैं इस साल कप कहाँ आएगा? भारत में ही आएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है सर। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं पर्यावरण संबंधित बहुत तगड़ा सवाल है। सवाल क्या है? भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ डे, कब मनाया जाता है? आराम से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देखिए और सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। आप अपने अनुसार, हो सकता है आपने कहीं पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, कोशिश कीजिए इसका आंसर। फिर तो हमें है ही, कोशिश कीजिए, गलत हो जाए कोई बात नहीं। चलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका 4 सितंबर। बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब मन में दिया होगा, मान के चलते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 4 सितंबर। अब सवाल आता है ये है क्या सर? तो आपको पता है सर, इंसान की रक्षा करने के लिए पुलिस है, सरकार है, आर्मी है, बहुत सारा है। हमारे पास मौलिक अधिकार है जो हमको स्वतंत्रता, बहुत सारा स्वतंत्रता देता है। भाग 3 में है, इतना सारा मौलिक अधिकार है। लेकिन अब सवाल आता है कि इंसान जो है अपना शौक के लिए जानवर की हत्या करता है, कि दिखाने के लिए शेर का कर रहे हैं। धीरे धीरे उनकी संख्या में क्या है? गिरावट आते जा रहा है। तो सरकार ने क्या किया आपको पता है कि 4 सितंबर 1972 को, 4 सितंबर 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया। अधिनियम इंग्लिश में कहते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, इंग्लिश में कहते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया? 4 सितंबर 1972 में लाया था। इसीलिए प्रत्येक साल राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 4 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो अगर कोई पूछे कि राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 4 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो आपको क्या बोलना है कि पहली बार भारत सरकार ने वन में रहने वाले जीवों के लिए संरक्षण के लिए एक कानून लाया था। कब लाया था? 4 सितंबर 1972 को। तो 4 सितंबर तो यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एग्जाम में आता है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब, क्या बोलना है? 1972, जिसके तहत कई सारे जानवरों का संरक्षण किया जाता है। जैसे आपको समझाते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया? तो 1973 में लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब लॉन्च किया गया? 1975 में लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट, यानी हाथियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया? तो 1992 में लॉन्च किया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो समुद्र गंगा में पाया जाता है, इसे 2020 में लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट वल्चर, वल्चर, वल्चर को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गिद्ध। प्रोजेक्ट वल्चर जो लॉन्च किया गया, वो लॉन्च किया गया 2008 में। तो इतना सारा प्रोजेक्ट है, और सब किया गया किसके? वन जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा। कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कहता है कि जिस तरह इंसान का संरक्षण किया जाना चाहिए, उसी तरह आपका जानवरों का भी संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि जानवर जो है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। अगर उसका संरक्षण नहीं किया तो जिस तरह डायनासोरस विलुप्त हो गए थे, वैसे ये सब जीव भी विलुप्त हो जाएंगे। इसीलिए भारत सरकार ने कई सारा योजना निकाला उनका संरक्षण करने के लिए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब? 1973, खूब आया एग्जाम में
कि प्रोजेक्ट भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया 1973, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब लॉन्च किया 1973, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया 1902, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट वल्चर यानी गिद्ध कब लॉन्च किया 2008, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लॉन्च किया 2020। अब देखिए सर, ये पांचों प्रीवियस सवाल है, पांचों। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब 1972, टोटल 5 प्रीवियस सवाल आ गया, जबकि सवाल कुछ और कह रहा था। सवाल कह रहा था कि भारतीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है 4 सितंबर, लेकिन मैंने क्या करा, जितना भी संरक्षण है जानवरों का सब एक साथ लिखा दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए करंट अफेयर पढ़ने का सही तरीका क्या है। सिर्फ वन लाइनर करंट अफेयर नहीं है कि स्पीडी और आपका यह किताब लिया जाए और उसको रट्टा मारा जाए, इसीलिए करंट अफेयर हमेशा बच्चों को बुरी नहीं लगता। लेकिन जब आप इस तरह पढ़ते हैं, टॉपिक और वाइड एंगल करके पढ़ते हैं, तो आपको जो पढ़ने का तरीका है आसान भी लगता है और आपको याद भी हो जाता है। और यार है सर, लास्ट में हम लिखवाएंगे भी 10 सवाल, इसीलिए अंत तक बने रहे। इसीलिए करंट अफेयर देखिए सर, इसमें हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है कि आपको मजा आए कहानी के द्वारा। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, हम मान के चलते हैं इसमें 8-10% बोरिंग हो सकता है, लेकिन यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नीम कड़वा होता है, लेकिन आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, वो आपका। वहीं चीनी मीठा होता है, लेकिन सेहत के लिए सबसे खराब कौन है, वो आपका चीनी। नीम कड़वा होता है, तो सेहत के लिए सबसे जरूरी कौन है, नीम। तो आमतौर पर जो चीज कड़वा या मनपसंद नहीं होता है, हेल्थ के लिए, एग्जाम के लिए वही चीज इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब आते हैं, ये भी मेरा आज का फेवरेट सवाल है। वो सवाल क्या है, एनसीईआरटी द्वारा 2025 में शुरू किया गया एक चैनल है। जिस तरह से जीटीवी होता है, स्टार प्लस होता है, स्टार स्पोर्ट्स होता है, उसी तरह भारत सरकार ने एनसीईआरटी के साथ मिलकर बच्चों के लिए एक चैनल लॉन्च किया है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपका जो फ्रिज डीटीएच होता है उसमें चैनल नंबर 35, अगर आपके पास टीवी है, डीटीएच है, तो चैनल नंबर 35 निकालिए। उसका चैनल का नाम क्या होगा, बाल बाटिका होगा। स्टार प्लस है, सोनी है, जीटीवी है, उसी तरह चैनल का नाम है बाल बाटिका चैनल। किस आयु के वर्ग के बच्चों को समर्पित है, यानी जो चैनल है उसमें किस उम्र के बच्चों के लिए आपका शिक्षा आएगा, ज्ञान आएगा, एनिमेशन आएगा, कार्टून आएगा, जिसके तहत वो बच्चा सीख सकता है कार्टून के द्वारा। तो इसका जो आंसर है होगा वो होगा 0 से 3 वर्ष। यानी ये जो बाल बाटिका जो चैनल लॉन्च किया गया है आपका भारत के शिक्षा मंत्री के द्वारा, जिसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ये भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है, लिख देते हैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री भारतीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। उन्होंने एनसीईआरटी के साथ मिलकर एक चैनल लॉन्च किया जिसका नाम है बाल बाटिका, जिसमें 0 से 3 साल के बच्चों के लिए कंटेंट नजर आएगा, वो उससे सीख सकते हैं, यानी उनसे पढ़ सकते हैं। यानी बच्चों के लिए चैनल, बच्चों के लिए तो है ही, और ये जो चैनल है वो शिक्षकों के लिए भी है। शिक्षकों के लिए कैसे, कि मान के चले कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर है, सरकारी में प्राइमरी स्कूल का टीचर है, यानी आपका एलकेजी यूकेजी को पढ़ाता है, तो बच्चों को कैसे और बेहतरीन ढंग से समझाया जाए वो तरीका बताया जाता है। यानी जो चैनल होगा बाल बाटिका केवल बच्चों के लिए नहीं होगा कि क ख एप्पल को एनिमेशन की तरह समझाया जाए, शिक्षक के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। शिक्षक को बताया जाएगा कि आपका जो हमेशा बच्चा अगर सीख नहीं पाता, हमेशा उसको डांटते हैं, उसको बड़ा बुला कहते हैं, तो बच्चा क्या होगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। अभी बच्चा का उम्र ही क्या है, तो हमेशा फ्रस्ट्रेट आप ही रहिए, समझाते बच्चा पढ़ता नहीं, छोड़ दो। तो आपके लिए भी बाल बाटिका चैनल है, उसमें आप देखिए कि टीचर को क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा बात जानते हैं, ये जो चैनल है वो पेरेंट्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी चैनल है, यानी अभिभावक के लिए भी चैनल है। यानी पेरेंट जो है बच्चों पर अत्यधिक दबाव डाल देते हैं कि मेरा बच्चा बचपन से ही सचिन तेंदुलकर बन जाए, विराट कोहली बन जाए, एपीजे अब्दुल कलाम बन जाए। तो ये जो चैनल है बच्चों को समर्पित तो होगा ही होगा, शिक्षक को भी समर्पित होगा और अभिभावक यानी पेरेंट्स को भी समर्पित होगा। पेरेंट्स को समझाया जाएगा कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, तो इतना बढ़िया चैनल है। तो आप अपने डीटीएच अगर आपके पास है तो देखिए किसमें आता है, नहीं तो गूगल कर लीजिए आपका। अगर एयरटेल का सेटअप बॉक्स है, अगर वीडियोकॉन का सेटअप बॉक्स है, अगर टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स है, तो वहां पर लिखिए कि बाल वाटिका चैनल इन एयरटेल, इन टाटा स्काई, देखिए कितना पर आता है आपका। तो ये था, और कितना से कितना साल के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया था, 0 से 3 साल के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया था। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। और शिक्षा मंत्री ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया, तो एनसीईआरटी के साथ इन्होंने मिलकर लॉन्च किया। चलिए तो एनसीईआरटी के बारे में जान लेते हैं, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, तो वो हुई आपका 1961 में। एनसीईआरटी जो भारत सरकार का जो सर्वोच्च शिक्षा किताब जो छापता है वो एनसीईआरटी के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। कब ये बना, 1961 में बना। और वर्तमान में इसके चेयरमैन यानी डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है आपके वर्तमान में एनसीईआरटी के, तो वो है डॉक्टर दिनेश
प्रसाद सकलानी, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी द्वारा 2025 में शुरू किया गया है बाल वाटिका चैनल। तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है सर कि हाल ही में एनसीईआरटी ने एक नया चैनल लॉन्च किया, उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा कौन? बाल वाटिका होगा। किस उम्र के बच्चों के लिए किया गया? तो 0 से 3 साल के बच्चों के लिए किया गया। इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा? बच्चों के लिए ABCD एनिमेशन के द्वारा सिखाया जाएगा। शिक्षक को बताया जाएगा कि बच्चों को पढ़ाते वक्त फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, क्योंकि सर आमतौर पर जैसे आप जिस उम्र में है और हम ऑफलाइन में क्लास लेते हैं, ऑनलाइन में क्लास लेते हैं, तो बच्चों को पढ़ाते हुए कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते। हाँ, एक दो बच्चा बदमाश रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चा जो मैच्योर रहता है क्योंकि अपने बारे में जानता है। वहीं 0 से 3 साल का बच्चा पैन में सुसु कर देता है, तो पॉटी कर देता है। पढ़ाते पढ़ाते जो प्राइमरी स्कूल की मैडम रहती है तो फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाएगी, पढ़ा रहे थे तो मैडम सुसु कर रहा है, तो कैसे उसको मैडम को कंट्रोल किया जाए, सर को कंट्रोल किया जाए, अपने इमोशन कंट्रोल कीजिए। बच्चा है उसका बुद्धि विकसित नहीं हुआ है, इसीलिए ये सब नॉर्मल है। वो आपका ही बच्चा होगा तो ये भी आपका बच्चा भी ऐसा करेगा। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा नहीं है इसीलिए कर रहा है और आपका बच्चा रहेगा तो नहीं करेगा। और पेरेंट्स को भी समझाया जाए कि बच्चों पर अत्यधिक दबाव ना डालें। तो ये जो चैनल है बहुत प्यारा चैनल है। आप अपने घर में अगर 0 से 3 साल के बच्चा है तो उसको जरूर ये बाल वाटिका चैनल खोल के दिखा दे। एनसीईआरटी कब स्थापित हुआ? 1961 में। कौन है डायरेक्टर वर्तमान में? वो है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। अब अगला सवाल, हाँ अब आराम से सवाल पढ़िए, आराम से सवाल पढ़िए। भारत में हाल ही में यूएई, आपको पता है सर यूएई मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा कंट्री है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं, जिसकी राजधानी अबू धाबी है, लेकिन सबसे बड़ा जो शहर है वो है दुबई में। अपना नया राजदूत राजदूत को इंग्लिश में कहते हैं एम्बेसडर, यानी यूएई में भारत का जो राजदूत है वो किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है दीपक मित्तल। इसका जो आंसर है वो है दीपक मित्तल। तो भारत सरकार ने हाल ही में यूएई में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया? वो है दीपक मित्तल। और आपको पता है सर भारत में जो राजदूत होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। यानी विभिन्न देशों में जो राजदूत होते हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत का राजदूत अमेरिका में भी है, भारत का राजदूत इंग्लैंड में भी है, भारत का राजदूत रशिया में भी है, भारत का राजदूत पाकिस्तान में भी है। जहां जहां कुछ भी भारतीय रहते हैं तो वहां भारत के राजदूत को नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और यूएई के कौन बने? वो है दीपक मित्तल। तो ये जो तीनों नाम है सर ये भी राजदूत ही है, ये भी किसी ना किसी देश के राजदूत हैं। बस जानना है कि किस किस देश के राजदूत है, बस जानना है किस किस देश के राजदूत है। चलिए हम जानते हैं। तो विनय मोहन क्वात्रा, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ये यूएसए के राजदूत हैं। विनय मोहन क्वात्रा जो है यूएसए में भारतीय राजदूत है। विनय कुमार जो है यहाँ विनय कुमार जो है वो है आपका रशिया के। यहाँ विनय मोहन है, यहाँ केवल विनय कुमार है। विनय कुमार कहाँ के हैं? राजदूत रशिया के। प्रदीप कुमार रावत ये चीन के राजदूत है, तो आपको सब पता चल गया। विनय मोहन क्वात्रा यूएसए के भारतीय राजदूत है, विनय कुमार रूस के भारतीय राजदूत है, प्रदीप कुमार रावत चीन के राजदूत है, और यूएई की राजदूत कौन बने? वो है डॉक्टर दीपक मित्तल। और यूएई के बारे में आपको पता है सर कि कभी एक रेगिस्तान हुआ करता था, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। कहा जाता है सर जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो चाहते हैं कि दुबई में जाके शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ टैक्स 0 टैक्स है। भारत में इनकम टैक्स का स्लैब बहुत ज्यादा है, वहीं दुनिया में हर जगह ज्यादा है, लेकिन दुबई में इनकम टैक्स जो है वो क्या है, या यूएई में इनकम टैक्स क्या है? 0। यानी आप जितना भी कमाइए कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स 0 है। इसलिए बड़े बड़े जो उद्योगपति है कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? यूएई में। यूएई की राजधानी क्या है? वो है अबू धाबी। राजधानी है वो है अबू धाबी। लेकिन सबसे बड़ा शहर कौन है? वो आपका है यूएई, दुबई। और यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में भी जान लेते हैं। राष्ट्रपति का नाम बहुत लंबा है, बहुत लोग सुने भी होंगे लेकिन भूल जाते होंगे, लेकिन एग्जाम में आया है पिछले साल एसएससी सीजीएल में, इसीलिए जानना बेहद जरूरी होता है। एटलीस्ट ऑप्शन से छट जाना चाहिए। चलिए इसका नाम क्या है पढ़ लेते हैं। मोहम्मद बिन जायद अल नयान। ये पूरा लंबा नाम है। तो सवाल मेरा क्या था, भारत ने हाल ही में यूएई में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर है दीपक मित्तल। राजदूत नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। विनय मोहन क्वात्रा किस देश के भारतीय राजदूत है? यूएसए के। विनय कुमार रशिया के, रूस के। प्रदीप कुमार रावत चाइना के। यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नयान। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें अगर आप कोई ज्वाइन नहीं किया है,
और चैनल को लास्ट में से बहुत मेहनत से वीडियो बनाता है, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें ताकि जो रीच है चैनल का वो थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि हम चाहते हैं मेरा जो मेहनत है दूर दूर तक बच्चों को पहुंचे जो करंट अफेयर को बोरिंग समझता है। हम चाहते हैं करंट अफेयर ऐसा पढ़ाया जाए जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी सब कुछ आ जाए। चलिए अब ये सवाल आगे पढ़ते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पूरा नाम है WBWF, पूरा नाम ऑलरेडी किया हुआ इंग्लिश में ही है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अगस्त 2026 की बैडमिंटन विश्व चैंपियंस की मेजबानी किस शहर को सौंपी? यानी जो बैडमिंटन का सर्वोच्च संस्था है जिसका नाम क्या है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2026 में आपका क्या होगा बैडमिंटन वर्ल्ड कप होगा, तो मेजबानी किस शहर को सौंपी? ऑप्शन ए बीजिंग चाइना की राजधानी, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत की राजधानी, ऑप्शन सी टोक्यो जापान की राजधानी, और संघाई, यहाँ संघाई है, संघाई चाइना में सबसे बड़ा शहर है, राजधानी तो बीजिंग है लेकिन संघाई। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा नई दिल्ली। तो गर्व होने वाली बात है सर कि विश्व के, आपको पता है सर बहुत सारा देश का जो नेशनल गेम है वो आपका बैडमिंटन है, मलेशिया है, बहुत सारा देश इंडोनेशिया है, सबका है बैडमिंटन। तो जितने बड़े बड़े देश जो बैडमिंटन खेलते हैं उनका वर्ल्ड कप 2026 का कहाँ होगा? भारत में होगा। भारत में कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। तो ये गर्व की बात है और उम्मीद किया जाता है भारतीयों से कि भारत में है तो नाम तो रोशन करेंगे। ऐसे भी बैडमिंटन जो गेम है उससे भारत का नाम ठीक ठाक है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में हम जान लेते हैं, ये संस्था कहाँ है क्या नहीं है। तो BWF जो संस्था है जिसका पूरा नाम है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इस संस्था का निर्माण हुआ था 1934 में और इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय जो है वो है कुआलालंपुर। वो कौन है? वो है कुआलालंपुर। और जिसको ये पता नहीं कुआलालंपुर क्या है तो बता देते हैं, मलेशिया की राजधानी है, मलेशिया की राजधानी है, मलेशिया की राजधानी है कौन? कुआलालंपुर। तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन कब बना? 1934 से बना। हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर। किसका मुख्यालय है, किसकी राजधानी है? मलेशिया की राजधानी है। चलिए थोड़ा सा मलेशिया के बारे में जान लेते हैं, मलेशिया के बारे में जान लेते हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री, मलेशिया के प्रधानमंत्री का जो नाम है वो है आका अनवर इब्राहिम, अनवर इब्राहिम। और इनका जो मुद्रा है, इनका जो मुद्रा है वो है रिंगित, रिंगित कर लेते हैं, रिंगित, मलेशियन रिंगित है। तो चलिए कोई बात, मलेशियन तो देश का नाम है तो रिंगित बोल देते हैं। तो आप खुद सोचिए सर, सवाल मेरा क्या था कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन 2026 का बैडमिंटन चैंपियनशिप घोषणा कहाँ की? नई दिल्ली में। ये जो होगा 2026 में नई दिल्ली में, लेकिन हम इसको लेके कहाँ चले गए? यहाँ इसको मलेशिया लेके चले गए क्योंकि सर वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन कब बना? 1934 में बना। मुख्यालय कहाँ? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? मलेशिया की राजधानी है। और प्रधानमंत्री मलेशिया कौन है? अनवर इब्राहिम। और मुद्रा कौन है? रिंगित। और आपको पता है सर ये सवाल ग्रुप डी का सवाल है, ये सवाल 2019 के एनटीपीसी का सवाल है कि मलेशिया की जो मुद्रा है वो कौन सी है? वो है आपका है रिंगित। तो आपको बता देते हैं सर। और अगर हम बैडमिंटन में नाम ले, बैडमिंटन में बड़ी बड़ी हस्ती का नाम ले, तो पुरुष में नाम अगर देखा जाए भारतीयों का, जिससे इस बात उम्मीद लगाया जा रहा है, ठीक है, तो कौन कौन है? लक्ष्य सेन, बहुत बड़ा नाम है सर। बैडमिंटन में कहा जाता है सर आज के डेट में यूथ में सबसे बड़ा अगर नाम है, मेल फीमेल दोनों मिला के, पीवी सिंधु है, सानिया नेहवाल, लेकिन मेल और फीमेल दोनों को मिला लिया जाए तो सबसे बड़ा नाम आज जो है वो है लक्ष्य सेन का। ठीक है, दूसरा है चिराग शेट्टी, दूसरा जो है पुरुष में है वो है चिराग शेट्टी। इनका भी पूरा उम्मीद करते हैं 2026 में अच्छा परफॉर्म करेंगे चिराग शेट्टी। फिर अगर महिला का बात करें तो जग जाहिर है सर, पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल, सानिया नेहवाल। तो इन सब को एक साल पहले ही बहुत बहुत बधाई की, तो अच्छा सा परफॉर्म करें, कांग्रेचुलेशन विश करते हैं, विश हिम और हर लक कि 2026 में जो वर्ल्ड कप होगा उसमें अच्छा परफॉर्म करे। और कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। यानी जो होस्ट कंट्री भारत में है, भारत ही कर रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि भारतीयों का जो रहेगा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। चलिए तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा जिसको इंग्लिश में कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मानक प्राधिकरण जिसको कहते हैं FSSAI के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी दोनों संस्था, जो भारत का जो खाद्य जो सर्वोच्च संस्था है जिसका नाम FCI और मानक प्राधिकरण जिसका नाम है FSSAI के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका पूरा नाम है वो है रंजीत पुहानी। इसका जो आंसर है वो है रंजीत पुहानी।
तो चलिए यहाँ पे दो संस्था है सर, एक है एफसीआई और एक है एफएसएसएआई। तो रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा कि एफसीआई का सीईओ याद कर ले रंजीत पुरानी और एफएसएसएआई का भी याद कर लिए रंजीत पुरानी। तो अब हमको जानना पड़ेगा ये दोनों संस्था है क्या। और सर विश्वास बनिए अंत तक आपको पता चल जाएगा कि इसका महत्व आपके दैनिक जीवन में कितना है। ये दोनों का महत्व आपके दैनिक जीवन में कितना, आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा जब इन दोनों को डिटेल से समझाएंगे और बताएंगे। ये अपने आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, अभी भी योगदान देता है। कैसे तो समझाते हैं। तो पहला पूरा नाम है एफसीआई। एफसीआई का पूरा नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये अब हिंदी में कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा। चलिए तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एफसीआई की जो स्थापना हुई वो हुई 1965 में। इसकी जो स्थापना हुई 1965 में। इसके सीईओ भले रंजीत पुहानी है, लेकिन इसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन एफसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपका आशुतोष अग्निहोत्री। ये आपके अध्यक्ष हैं किसके, एफसीआई के। अब ये काम करता क्या है सर, और आपको पता है सर एसएससी अलग से इसका सीजीएल लेवल पर आपका वैकेंसी निकालता है, अलग से ग्रेजुएशन लेवल पर आपका एफसीआई का वैकेंसी निकालता है। अब एफसीआई करता है क्या है सर, एफसीआई क्या करता है कि भारतीय किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, जिसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, एमएसपी पर धान गेहूं खरीदता है ताकि किसानों को उनका दाम मिल सके, किसानों को उनके अनाज का दाम मिल सके। तो अगर आप देखते होंगे ना सर कि आपको चावल और गेहूं अभी राशन वाला फ्री में देता है, तो फ्री में कैसे देता है, क्योंकि एफसीआई जो संस्था है वो किसानों से क्या करता है, सस्ते दरों पे या एमएसपी के भारत सरकार ने गेहूं पे मान के चले 1800 क्विंटल कर दिया है। 1800 क्विंटल मतलब 1 किलो कितना हो गया, 18 रुपया हो गया। तो 1800 हो गया, यानी किसान को अगर अपना गेहूं बेचना है तो कहाँ बेच सकते हैं, एफसीआई के पास बेच सकते हैं। वो 1 क्विंटल का 1800 रुपया वो दे देगा बदले में, और वही भारत सरकार वो क्या देगा, फ्री में देगा। इसीलिए देखे होंगे बहुत सारा मोकामा के पास, पटना के पास, फतुहा के पास एफसीआई का गोदाम भी है, नजर आएगा। बिहार पटना में भी है, सब बड़े बड़े राज्यों में, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में आपका एफसीआई गोदाम रहता है। तो एफसीआई का गोदाम रहने का मतलब क्या है, वो किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पे यानी एमएसपी पे क्या खरीदते हैं, गेहूं चावल आपका गन्ना खरीदते हैं और उसको स्टोर करते हैं ताकि किसानों को उनका हक का पैसा मिल पाए। और जो अंत्योदय योजना के तहत जो फ्री में गेहूं चावल मिल रहा है उसी को सप्लाई करते हैं कौन, एफसीआई। तो एफसीआई की स्थापना कब हुई, 1965 में। अध्यक्ष कौन है, आशुतोष अग्निहोत्री। लेकिन उससे ही बड़ा जो संस्था है वो है फसाई। इसका पूरा नाम जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्थापित हुआ था 2008 में। कहा जाता है सर भारत में जितना भी रेस्टोरेंट में खाना बनता है, जितना भी पैकेट वाला फूड है, मैगी है, चिप्स है, सबको लाइसेंस लेना पड़ता है किसके द्वारा, फसाई के द्वारा। पूरा नाम क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008। जैसे फॉर एग्जांपल मैगी कंपनी है, मैगी कंपनी को एफएसएसएआई का जो भी मानक है कि आपको सोडियम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉल्ट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा अगर मैगी में पाया जाता है तो एफसीआई क्या करेगा, उस मैगी कंपनी को बैन कर देगा। या कोई रेस्टोरेंट या 5 स्टार होटल में है जहां खाना जो है गंदा पानी से बनाया जा रहा है, तो एफएसएसएआई क्या करता है, उस लाइसेंस उस रेस्टोरेंट का उस होटल को क्या करता है, रद्द कर देता है। आप देखते होंगे सर अभी दीपावली आने वाला है, तो काजू बर्फी बनेगा तो नकली काजू से बनेगा, ठीक है। जो रिफाइन यूज किया जाएगा उस सबसे खराब क्वालिटी के रिफाइन यूज किया जाएगा। तो आप देखते होंगे छापा पड़ रहा है हल्दीराम के यहाँ, तो बीकानेर के यहाँ छापा पड़ रहा है। अगर गलत पकड़ा है तो ठीक है, अगर सही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत पकड़ाया तो एफसीआई क्या करता है, उसका लाइसेंस रद्द कर देता है, उस रेस्टोरेंट को सील लगा देता है, उस मालिक पर केस करता है। इसलिए सर जितना भी चिप्स का पैकेट रहता होगा उसमें ये नाम जरूर रहता होगा, क्योंकि उसको जो भी अगर मान चले हमको चिप्स कंपनी खोलना है तो हमको मान्यता लेना पड़ेगा किसके द्वारा, एफएसएसएआई के द्वारा, क्योंकि इन्होंने ही स्टैंडर्ड सेट किया है। अगर मिठाई है तो इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, इसमें इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपका रियलमी का जूस आता है, उसमें बहुत सारा केमिकल मिला हुआ है और पकड़ा जाता है, तो एफएसएसएआई क्या करेगा,
रियल मी जूस को जो है उसको क्या कर देगा, समाप्त करेगा, या रियल जो जूस है उसको क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो ये काम है आपका FSSAI का। तो इसका कभी पूरा नाम पूछ देता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008। और वैसे भी सर माने चले हमको रेस्टोरेंट खोलना है, तो हमको रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी आपसे इससे लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये लाइसेंस तभी देगा जब मेरा रेस्टोरेंट आके दिखेगा, किचन में साफ सुथरा सब है, आप जो खाना बना रहे हैं उस सही तरीके से बना रहे हैं, हाथ में ग्लव्स लिया हुआ है प्रॉपर। अगर गलत पाए जाते हैं तो FSSAI आपका लाइसेंस क्या करेगा, रद्द कर देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको 9 नंबर सवाल भी समझ में आया होगा। अब आते हैं अगला सवाल, हाँ तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देख रहे हैं। 10 नंबर सवाल आपको नजर आ रहा होगा, विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? आपको पता है सर आज के दिन बच्चा जो है वो कोक पीना चाहता है, स्टिंग पीना चाहता है, माजा पीना चाहता है, जिसमें काफी सारा शुगर और केमिकल रहता है। तो विश्व का जितने भी बड़े बड़े देश है उनका कहना है कि अगर आपको पेय पदार्थ ही पीना है, ड्रिंक्स ही पीना है, तो आप नेचुरल ड्रिंक्स पीजिए जो नारियल के रूप में पाया जाता है। तो इसमें जागरूकता फैलाने के लिए कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है 2 सितंबर। हर साल कब मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है 2 सितंबर। चलिए अब हम तो नारियल के बारे में जान लेते हैं कि नारियल के उत्पादन में कौन सा राज्य, अगर देखा जाए कि नारियल के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य टॉप पे है, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। तो नारियल के उत्पादन के लिए वही होगा जो आपका कौन होगा, समुद्र किनारे होगा। तो प्रथम राज्य है आपका कर्नाटक, प्रथम राज्य जो है वो है कर्नाटक, और दूसरा राज्य है केरल। कहा जाता है सर अगर पुराना सेट मारिएगा तो 2024 तक आपका केरल था, लेकिन 2025 में आपका कर्नाटक ने पछाड़ दिया किसको, केरल को। इसीलिए विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो नारियल का उत्पादन होता है वो होता है कर्नाटक में, और दूसरा नंबर पे कौन है, केरल। अगर हम विश्व का बात करें कि वर्ल्ड में भारत का स्थान तो तीसरा नंबर पे है, लेकिन पहला टू पे कोई और है। पहला नंबर पे है इंडोनेशिया, और दूसरा नंबर पे है आपका फिलीपींस, तो याद रखना है। तो भारत का अगर टॉप राज्य का बात करें तो कर्नाटक है, और दूसरा कौन है, केरल। तो प्रथम राज्य अगर आपके एग्जाम में आता है कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन नारियल में कौन सा राज्य करता है, तो कर्नाटक, दूसरा नंबर पे आएगा केरल। तो विश्व में नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, इंडोनेशिया, दूसरा नंबर पे आएगा फिलीपींस। और विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे ठीक कब मनाया जाता है? देखिए सर कोकोनट का स्पेलिंग कितना क्या है, यही है, नारियल स्पेलिंग यही है। तो कोको 2 बार आ रहा है, तो यहाँ रखिएगा 2 सितंबर। कितना बार आया है, 2 बार आ रहा है। तो वैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, अगर आप भूल जाए कभी तो कोको से याद, कोको 2 बार आ रहा है, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, 2 सितंबर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब 10 नंबर है, ठीक है, इंटरनेशनल डोनेशन डे, भारत अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, बड़ा अच्छा दिवस है सर। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आप सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। 1 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 3 सितंबर। तो इसका जो डेट है वो है शिक्षा दिवस के दिन। आपको पता है सर भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, उसी दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। अब ये अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस क्या है? आपको पता है सर गरीब जो है, जो बेरोजगार हैं, जो निसहाय हैं, ठीक है, जिनका अपना घर नहीं है, जिनका अपना घर बाढ़ में समाप्त हो गया है, भूकंप में समाप्त हो गया है, उनको फिर से जीवन देने के लिए आप लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो बिल गेट्स है, गेट्स फाउंडेशन है, अंबानी फाउंडेशन है, ये सब क्या देते हैं, ये सब आपको डोनेशन देते हैं। तो डोनेशन को और बेहतर करने के लिए, लोगों तक मुहिम पहुंचाने के लिए जितना हो सके डोनेशन दीजिए, अगर आपके पास ज्यादा है तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है कब, 5 सितंबर को। अब सवाल आता है कि 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? चलिए हम आपको दिखाते हैं, समझाते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ, इंग्लिश में कहते हैं यूएनओ ने 2012 में घोषणा की थी कि 5 सितंबर को मनाया जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। यानी 2012 से ही स्टार्ट है, 2012 घोषणा किया था, 2013 से ये मनाना स्टार्ट हो गया। अब 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि मदर ट्रेसा का जन्म 26 अगस्त को हुआ था, 26 अगस्त को जन्म, और मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था आपका 5 सितंबर को मृत्यु हुआ था। इसीलिए उन्होंने अपना जीवन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जीवन दान कर दिया। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 में घोषणा किया है कि मदर टेरेसा का जो पुण्यतिथि है 5 सितंबर जो है, उन्हीं के नाम पे मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। तो आपको बताना है सर, करंट अफेयर में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं
कि आप बताना है कि मदर टेरेसा का जो जन्म तिथि है 26 अगस्त, 26 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग क्या मनाते हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। इसीलिए हम अपने व्यूअर से गुजारिश करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दें, ताकि हमको समझ में आ जाए कि आप करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं वो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, नौकरी लेने के लिए पढ़ रहे हैं, टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, माता पिता को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरा सवाल क्या है जो कमेंट बॉक्स पे जवाब देना है कि मदर टेरेसा के जन्म तिथि पर यानी 26 अगस्त को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं। और आपको मदर टेरेसा के बता देते हैं कि मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और वहीं 1980 में भारत रत्न मिला था। 1980 में क्या मिला था, भारत रत्न, यानी पहले नोबेल पुरस्कार मिला 1979 में, 1980 में भारत रत्न दिया गया। तो उम्मीद करते हो समझ में आ रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 सितंबर के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो मदर टेरेसा की पुण्यतिथि की उनकी मृत्यु 5 सितंबर को हुई थी। और कब ये मनाने की घोषणा किया गया, 2012 से। किस संस्था के द्वारा मनाने की घोषणा किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाने की घोषणा किया गया। अब क्या करते हैं ना, देखिए इससे पहले नारियल दिवस आ गया 2 सितंबर, अभी आ गया आपका अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस आ गया कब, 5 सितंबर। तो हम क्या करते हैं, पूरा सितंबर, आज जो डेट है आपका 6 सितंबर है, तो हम क्या करते हैं सितंबर में जितना भी दिवस है हम सब एक साथ पढ़ लेते हैं, हम सब एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि हमको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो अब आपके सामने आएगा लिस्ट सितंबर में जो जो दिवस मनाया जाता है सारा कुछ। तो चलिए अब यहाँ गौर से देखिए, तो 2 सितंबर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे। तो 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस। अगला 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 5 दिसंबर शिक्षक दिवस किसके नाम पे, राधा कृष्णन के नाम पे। और अभी 5 सितंबर अभी बोले हैं अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भी मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो हम 5 सितंबर यहाँ पे लेंगे अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। चलिए 7 सितंबर को देखते हैं, 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। यानी आपको पता है सर इंसान प्रदूषण बढ़ा रहा है सर, प्रदूषण बढ़ जाने के कारण जो आसमान जो ब्लू कलर का नजर आना चाहिए वो फॉगी या स्मॉगी नजर आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है, 100 से आप क्या बोलते हैं स्वच्छ बोल सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है, 7 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। देखिए जब 8 सितंबर आएगा तो पढ़ेंगे, हम क्या करते हैं पहले से पढ़ के रख देते हैं ताकि भविष्य में आसान हो जाए। तो 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। 10 सितंबर अब यहाँ देखिएगा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, इंटरनेशनल अब बोल सकते हैं सुसाइड रोकथाम को आप बोल सकते हैं प्रिवेंशन डे बोल सकते हैं। यानी लोग में जो आत्महत्या किसी कारण होता है, प्यार में फेलियर हो गया है, अपने करियर में फेलियर हो गया है, उसको लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि ये आत्महत्या अंतिम उपाय नहीं है। जीवन का बहुत ऊपर वाला बहुत बेहतरीन जीवन दिया है। तो कोई भी अगर आपको फेलियर होता है किसी लाइफ में तो कम से कम सुसाइड तो ना करे, बहुत रास्ता है निकल जाएगा। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को देख लीजिए इंजीनियर डे मनाया जाता है, इंजीनियर डे मनाया जाता है। और किसके नाम से मनाया जाता है, एम विश्वेश्वरैया, पूरा नाम है एम विश्वेश्वरैया के नाम से मनाया जाता है राष्ट्रीय इंजीनियर डे। तो राष्ट्रीय इंजीनियर डे कब मनाया जाएगा, 15 सितंबर को। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, उसका महत्व बताने के लिए कौन दिन चुना है, यानी 15 सितंबर। यानी 15 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय अभियंता दिवस, जिसको राष्ट्रीय अभियंता दिवस या राष्ट्रीय नेशनल इंजीनियर डे भी कहते हैं। और हिंदी दिवस कब है, 14 सितंबर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब है, 10 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब है, 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब है, 7 सितंबर। शिक्षक दिवस कब है, 5 सितंबर। और विश्व नारियल दिवस कब है, 2 सितंबर। चलिए अब आते हैं 16 सितंबर तक, इसको नीचे कर देते हैं। हाँ 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। आपको पता है सर संताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फीयर में आपको ओजोन परत पाया जा रहा है जो आपके अल्ट्रावायलेट रे को पृथ्वी पर डायरेक्ट आने से रोकती है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, वो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो याद रहेगा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, सुरक्षा दिवस या छूट गया दिवस कर लेते हैं।
यानी जितने भी रोगी हैं उनको सुरक्षा दिया जाए। अगर रोड पे अगर आप एक्सीडेंट किसी को देखें तो उसका सुरक्षा के लिए आप उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दें, यही उद्देश्य होता है इसका। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर। तो याद रहे सर 17 से खतरा याद रखिएगा सर, क्योंकि रोगी को खतरा ही होता है कि सही समय पर अगर आप हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं तो जान का खतरा हो सकता है। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बम्बू डे, आपको पता है सर विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला घास कौन है? बम्बू, यानी बांस है। बांस जो है वो घास का ही एक प्रजाति है। तो विश्व बम्बू दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। तो उम्मीद करते हैं आपका याद होगा, अभी भी खत्म सितंबर नहीं हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। हाँ, 21 सितंबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे। तो याद है सर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। इसी के साथ विश्व अल्जाइमर दिवस, विश्व अल्जाइमर यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तो मनाया ही जाता है 21 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस, अब अल्जाइमर क्या है आपको पता है सर? जो ब्रेन है वो जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे याददाश्त क्षमता क्या हो जाएगा? भूलते जाइएगा। आप अपना पोता जब उम्र बढ़ जाएगा, जैसे आपके दादा होंगे, दादी होंगे, नाना नानी होंगे, अपना पोता, अपना बेटा बेटी अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार कर देते होंगे, क्योंकि ब्रेन जो है वो धीरे धीरे कमजोर होते जाता है, उसका जो न्यूरॉन है वो कमजोर होते जाता है, इसीलिए अल्जाइमर नामक रोग होता है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस दोनों कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गेंडा दिवस, वर्ल्ड राइनो डे, कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा, इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेज, आपको पता है सर कि जिनको सुनाई नहीं देता है उनके लिए साइन लैंग्वेज उंगली से इशारा करके उनको समझाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस नहीं बोला है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है। 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे, कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व रेबीज डे, आपको पता है सर कि सुअर काटने से, कुत्ता काटने से आपको रेबीज का खतरा हो जाता है। तो विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। और शहीद भगत सिंह जयंती, कि इनका जो जन्म हुआ था वो आपका 28 सितंबर को हुआ था, इसीलिए 28 सितंबर को मनाया जाता है शहीद भगत सिंह जयंती। और विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे, क्योंकि आपको पता है सर आपके हार्ट को सेव रखना हर इंसान की जिम्मेदारी है। तो विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे, कब मनाया जाता है? 29 सितंबर। 29 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, कि अगर हमको इंग्लिश नहीं आता है, अगर हिंदी आता है तो आपको पता है गूगल ट्रांसलेटर आपको ट्रांसलेट कर देता है। अगर आप रशिया जाते हैं तो वहाँ रशियन लैंग्वेज चलता है। नरेंद्र मोदी जाते हैं, अभी संघाई कॉर्पोरेशन में गए थे, आपका चाइना गए थे, वहाँ सब चाइनीज ही बोल रहा था, तो ट्रांसलेशन के द्वारा वो क्या करता है, वो उनको हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। वहीं नरेंद्र मोदी लोगों से बात करते हैं, भले उनको रशियन आता है, चाइनीज आता है, तो हिंदी में ही बोलते हैं, क्योंकि उनके कान में ट्रांसलेटर लगा रहता है, उसको ट्रांसलेट कर देता है और उनकी बातों को समझ पाते हैं। तो राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को मनाया जाता है। तो अगर आप पाइएगा कि मैंने क्या करा कि सितंबर का जितना भी इंपॉर्टेंट जो अभी तक आया है आपके एग्जाम में, सबको क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म में ला के दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आने वाला जो भी करंट अफेयर होगा उसमें यही दिवस पढ़ना है। तो घर में इसको जाके लिखे, पीडीएफ जाके देखे और सर याद करें, बिना याद किए कोई उपाय नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कहा जाता है सर 2025 का सबसे बड़ा न्यूज है, आत्मनिर्भर भारत में एक बड़ा कदम है ये सवाल। विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर जो आपका लैपटॉप में रहता है सर, आपका 5th जनरेशन 7th जनरेशन, तो इसका नाम क्या है? विक्रम 3200 माइक्रो प्रोसेसर का विकास, डेवलपमेंट किस संस्था ने किया, संयुक्त रूप से किया है? किस संस्था ने संयुक्त रूप से किया? संयुक्त रूप से मतलब दो मिलके किया होगा, दो से अधिक संस्था मिलके किया होगा, डीआरडीओ और हेल, वेल और डीआरडीओ, इसरो, आईआईटी दिल्ली और वीएसएस और एससीएल। तो इसका आंसर जो यही है सर, वीएसएससी और एससीएल। तो ये सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा, इस बात की गारंटी देते हैं, लेकिन आपको हर चीज समझा देते हैं। ये पहले क्या है? विक्रम 3201 क्या है? ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है, यानी ये जो काम करता है ये कंप्यूटर के दिमाग की तरह काम करता है, दिमाग की तरह काम करता है, कि दिमाग की तरह काम करता है। अगर हमको अंतरिक्ष में यानी स्पेस कह ले सकते हैं,
अंतरिक्ष में या चंद्रमा पे हमको कुछ भी भेजना है, तो ये जो प्रोसेसर है वो आपके अंतरिक्ष को ये अलाउ करेगा कि आप आराम से पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हैं जैसे जैसे, यानी ये आपको कमांड करेगा कि जाइए अंतरिक्ष यान जो भेजा गया है वो परिक्रमा कीजिए। जो रॉकेट भेजा गया है वो पृथ्वी पर चंद्रमा पे कितना ढंग से उतरेगा, कब नहीं उतरेगा, ये अभी उतरना नहीं है। यानी जिस तरह हम लोग का दिमाग होता है उसी तरह रॉकेट और सैटेलाइट का जो दिमाग होगा वो क्या होगा, विक्रम 3201 होगा, जो आपके रॉकेट और सैटेलाइट पे लगा दिया जाता है। पहले हम लोग ये जो है अमेरिका से खरीदते थे, चाइना से खरीदते थे, यानी हम लोग का आत्मनिर्भर नहीं थे आपका सैटेलाइट और रॉकेट को कमांड देने में। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर बनाया जो कि पूरी तरह भारत से मेड इन इंडिया है, जिसके तहत रॉकेट और आपका मिसाइल को ये निर्देश दिया जा सकता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना नहीं है। मौसम का सटीक जानकारी देगा, कि कभी अभी आप देखते होंगे सर कि बारिश होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ लिखा रहा है कि 80% बारिश होने की संभावना है, जबकि बारिश दूर दूर तक होता नहीं, पूरा जिला में ही बारिश नहीं होता है, क्योंकि अभी तक जो है हम दूसरे देश पर प्रोसेसर पर निर्भर है। ये लॉन्च होने के बाद अब कहा जाता है कि बहुत कुछ स्मूथ हो जाएगा, दूसरे देश पर निर्भरता कम हो जाएगा। तो ये है, तो गर्व होने वाली चाहिए कि भारत सरकार ने ये बनाया है विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर। तो अभी किस संस्था द्वारा बनाया गया है, VSSC और SCL के द्वारा बनाया गया। तो इस दोनों संस्था के बारे में जान लेते हैं। आगे ये दोनों संस्था है क्या, पूरा नाम जान लेते हैं। सर VSSC का पूरा नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये जो होगा आपको पड़ेगा तिरुवनंतपुरम में, ये पड़ेगा तिरुवनंतपुरम केरल में। कहाँ है, केरल में है। यानी VSSC का पूरा नाम समझ में आ गया, VSSC का पूरा नाम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम केरल में। और अब SCL का पूरा नाम क्या है, सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी। ये कहाँ पे है, तो ये आपका चंडीगढ़ में है। ये आपका कहाँ है, चंडीगढ़ में है। कहा जाता है सर यही दोनों संस्था ने मिलकर विक्रम 3201, और विक्रम इसका नाम क्यों पड़ा, क्यों आपको पता है सर कि भारतीय अंतरिक्ष दुनिया के जो संस्थापक हैं, अंतरिक्ष जगत के संस्थापक है, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस, वो कौन है, विक्रम साराभाई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, विक्रम पड़ा। तो विक्रम 3201 क्या है, एक तरह कंप्यूटर की तरह दिमाग काम करता है, जो स्पेस में रॉकेट और अंतरिक्ष यान को सही जगह पर पहुंचाता है, सही समय पर पहुंचाता है, निर्देश देता है, और मौसम का भी सही जानकारी देगा। कौन, विक्रम 3201। और कहाँ द्वारा बनाया गया, किस संस्था के द्वारा बनाया गया है, तो VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। और दूसरा है SCL का पूरा नाम क्या है, S से हो गया सेमी, C से हो गया कंडक्टर, और L से हो गया लेबोरेटरी। ये कहाँ है, चंडीगढ़ है। तो आपको गर्व होनी चाहिए कि भारत अब आत्मनिर्भर होगा इस रॉकेट को लॉन्च करने में और अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने में। चलिए, कहा जाता है सर नीमा सीतारमण को सब बड़ा भूला बोलता था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आम जनता के लिए काफी लाभदायक होने वाला है। और ये जो घोषणा किया गया है ये 3 दिन पहले किया गया है। अब ये है क्या, आपको पता है सर कि भारत में जो GST है वो आपको पता है 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। तो GST भारत में लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017, लेकिन किस संविधान संशोधन के तहत, तो 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत। तो क्योंकि सर GST क्या है, एक तरह का कर है, और कैसा कर है, तो GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, और आपको पता है सर अप्रत्यक्ष कर वस्तु एवं सेवा पर लगाया जाता है, वस्तु एवं सेवा पे, गुड्स एंड सर्विस। ऐसे भी सर GST का पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो वस्तु और सेवा पर लगे। जैसे डिजिटल बोर्ड हम लिए हैं तो उस समय हमको 18% देना पड़ा था GST। अब फोन लेते हैं, फोन पे 18% था, अब देखते हैं कितना हो गया है। और तो GST की संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जोड़ा गया। अब भारत में GST कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2015। ये क्या है, एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है,
और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, इसीलिए हम लोग जीएसटी दिवस मनाते हैं। कब? 1 जुलाई को। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब सवाल सुन लेते हैं, जीएसटी करके किस दर को समाप्त कर दिया गया है? जीएसटी करके किस दर को आपको समाप्त कर दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 12 और 18। यानी पहले क्या था, 12 और 18 एक प्रकार का टैक्स का दर था जीएसटी का, अब समाप्त हो गया। तो समझ जाते हैं। तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी का 4 स्लैब था। एक था 5%, यानी बहुत सारा वस्तु को 5% डाल दिया गया। कुछ वस्तु को 12% डाल दिया गया, यानी 12% टैक्स लगेगा आपका। कुछ वस्तु को 18% टैक्स में डाल दिया गया और कुछ वस्तु को 28% टैक्स में डाल दिया गया। यानी आप कह सकते हैं पहले जीएसटी में जो टैक्स हुआ करता था वो 4 प्रकार पे हुआ करता था, 5%, 12%, 18%, 28%। यानी सबसे ज्यादा क्या था? 28% था। जैसे सिगरेट पे, अल्कोहल पे ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। वहीं जो जरूरत वाला सामान था उसमें कितना देना पड़ता था? 5% देना पड़ता था। लेकिन निर्मला सीतारमण ने क्या किया, ये जो 12% वाला था और 28% वाला था वो क्या किया? समाप्त कर दिया। 28% वाला 18% ला दिया गया और 12% वाला 5% पे ला दिया गया। और बहुत सारा वस्तु 5% में था उसको क्या किया? टैक्स फ्री कर दिया गया। तो यानी निर्मला सीतारमण ने दिवाली से पहले भारतीय लोगों को एक तगड़ा बोनस दिया है। इससे 140 करोड़ 150 करोड़ जो जनसंख्या है सब लाभान्वित होंगे। पहले टैक्स की दर ज्यादा थी, जीएसटी की दर ज्यादा थी, इसलिए वस्तु महंगा नजर आता था। अब इन्होंने क्या किया? 28% और 12% टैक्स, जो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है, जीएसटी में करके किस दर को समाप्त कर दिया गया? तो 12 और 18, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी है, 12, 18, 28, 12 और 28% को खत्म कर दिया। तो फिलहाल कितना बचा? 2। यानी हर वस्तु पे या तो लगेगा 5% या तो लगेगा 18%। लेकिन वो अलग बात है कि बहुत सारा अल्कोहल है, आपका शराब है, सिगरेट है, उस पर निर्मला सीतारमण ने एक नया टैक्स स्लैब लाया, जो कौन है? जो कितना परसेंट है? 40। लेकिन ये अपवाद में आता है। मेनली वर्तमान में कितना है? 5% और 18%। लेकिन जो सीन गुड्स है, सीन गुड्स मतलब हो गया जो एक तरह का लोग के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है, तो उस पर कितना परसेंट लगा है? वो है आपका 40। और लग्जरी आइटम जैसे आपका BMW हो गया, मर्सिडीज हो गया, पहले उस पर 28% था, अब कितना हो गया? 40%। तो इसको याद रखना नहीं है, ये अपवाद है। फिलहाल जीएसटी का कितना दर है? 5% और 18% है। कौन कौन रद्द कर दिया गया 3 दिन पहले? 12% और 18%। अब हमको देखना है सर, देखिए सर, पढ़ने का उद्देश्य केवल एग्जाम निकालना नहीं, अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा और क्या क्या परिवर्तन लाया जा सकता है ये भी देखना है आपको जीएसटी से। और ये जो समाप्त किया गया है 12, 18, 28%, 28 वाला 18 में आ गया और 12% वाला 5 में आ गया और 5% वाला बहुत सारा समाप्त कर दिया गया। और ये भारत में लागू कब होगा? ये भारत में लागू होगा 22 सितंबर को से लागू हो जाएगा। यानी जीएसटी की दर को जो कम किया गया है ये लागू अभी नहीं हुआ, आज 6 सितंबर है, लागू कब होगा? 22 सितंबर है। चलिए अब देखते हैं वो कौन कौन सा वस्तु है, पहले क्या था अब कितना आ गया। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मेच्योर बन जाते हैं हम। हाँ, रोजमर्रा की आवश्यकता वस्तु, ये पहले का है और ये क्या है? अब का, यानी वर्तमान का। अब देखिए सर, बाल में जो तेल लगाते हैं, निहार है, आपका शैम्पू है, तरह तरह का शैम्पू, सनसिल्क है, टूथपेस्ट है, साबुन है, टूथब्रश है, सेविंग क्रीम है, इस पर पहले कितना परसेंट था? 18%। अब कितना है? 5%। अगर हम बात करें कि माने चले कि एक टूथपेस्ट का कीमत है 100 रुपया, एक टूथपेस्ट का कीमत कितना है? 100 रुपया, पेप्सोडेंट मान लेते हैं। पहले कितना परसेंट था? 18%। तो इसमें 18% जोड़िए, तो 100 का 18% होता है 18 रुपया। तो 100 + 18 कितना हो गया? 118। लेकिन सीतारमण ने, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, उन्होंने घोषणा कर दिया कि पहले 18 था, अब 5% हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? अब कितना लगेगा? तो अभी भी कीमत नॉर्मल जो बन के आता है वो कितना है? 100 रुपया प्लस 5% जीएसटी, यानी 5%। तो अब इसका कीमत कितना हो गया? 105 रुपया। यानी जो टूथपेस्ट आपको 118 का आता था वो सीधे 105 का पड़ा है। तो इतना फायदा है आपका। तो तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, यानी जो भी आप साबुन से नहाते हैं, जो भी शैम्पू से नहाते हैं, अब मार्केट में उसका रेट क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा, क्योंकि 18 से कितना आ गया है? 5 आ गया है। मक्खन, घी, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट, किस बिहार में सुधा का चलता है, पनीर, सुधा का दूध चलता है। पहले उस पर कितना परसेंट था? 12% था, अब कितना हो गया है? 5%। यानी जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है, पनीर है, दूध है, दही है, लस्सी पीने का आदत है आपको, सबका कीमत में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। लेकिन कब से? 22 सितंबर से। पैकेज नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, आपको पता है प्रमोद का, हल्दीराम का, बीकानेर का, अगर आप मिक्सचर सेव खाते हैं, पहले उस पर जीएसटी कितना था? 12%। अब कितना है? 5%। यानी रेट अब सस्ता होगा। लेकिन कब से? 22 सितंबर से। इसीलिए सर पुराना वाला माल नहीं खरीदिया। किसी के पास अगर मई का मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोडक्ट होगा, जुलाई का होगा, अगस्त का होगा, वो खरीदना नहीं है। अब अगर आपको सस्ता में प्रोडक्ट चाहिए तो 22 सितंबर के बाद वाला जो प्रोडक्ट होगा, मैन्युफैक्चर वाला होगा, वही खरीदना है, हमेशा याद रखिएगा सर।
बर्तन, या जितना भी बर्तन जो घर में आप यूज करते हैं, एल्युमिनियम का बर्तन है, कांसा का बर्तन है, पहले उस पर कितना परसेंट था, 12% था, अब कितना हो गया, 5% हो गया। बच्चों के फीडिंग बोतल यानी दूध में जो माँ रखती है ट्रैवल करने में, घर में दूध पिलाने के लिए नैपकिन, आपका जो सरसों तेल जब पकौड़ी उकौड़ी छानते हैं तो नैपकिन रखते हैं हम लोग, या सैंडविच खाते हैं तो उसके ऊपर डालते हैं ताकि वो सोख ले पूरा तेल को। डायपर, बच्चों के लिए जो डायपर होता है उस पर पहले 12% था, अब कितना परसेंट है, 5% है। सिलाई मशीन और उसके पुर्जे, सिलाई मशीन आपको पता है सर, जो सिलाई मशीन है उसका जो पार्ट्स है पहले उसमें कितना परसेंट था, 12%, अब कितना हो गया है, 5%, क्योंकि सर आपको पता है अब जीएसटी दर दो ही है, एक 5% और दूसरा क्या है 18%, इसलिए जितना भी 12% था उसको 5% कर दिया और 18% को क्या किया, 5% कर दिया, यानी सस्ता कर दिया। और क्या क्या थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, स्वास्थ्य बीमा, इंश्योरेंस, आपको पता है सर हर इंसान का लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। पहले इंश्योरेंस पे भी कितना था, 18%, इसीलिए सर इंश्योरेंस भारत में क्या, हेल्थ इंश्योरेंस भारत पे अब हेल्थ जो है वो बहुत बेसिक चीज है। निर्मला सीतारमण उस पर भी कितना लगा दी थी, अगर मान के चले मेरा हेल्थ इंश्योरेंस एक साल में हम देते हैं 10,000, ठीक है, हम एक्सिस बैंक का इंश्योरेंस लगाए हैं या आईडीबीआई का इंश्योरेंस लगाए हैं तो 10,000, तो 10,000 दिए प्लस भारत सरकार उस पर कितना जीएसटी लगाता था, 18%, 18% मतलब कितना हो गया, 10,000 प्लस 1800, 10,000 प्लस 1800 यानी कितना, 11,800, लेकिन अब कितना हो गया, जीरो, यानी अब हमको 10,000 का 10,000 देना पड़ेगा, यानी 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। तो ये जितना भी हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, policybazaar.com है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा, सब ट्वीट करके धन्यवाद कहा कि बहुत अच्छा किया कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे 18 से सीधे कितना कर दिया, 0% कर दिया। थर्मामीटर, आपको पता है बुखार उखार के लिए तो उसको 12 से घटा कितना कर दिया, 5 कर दिया। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, आपको पता है कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर का कितना मांग बढ़ गया था, उसको भी 12 से घटा के कितना कर दिया, 5 कर दिया। सभी डायग्नोस्टिक्स किट यानी जो भी आपका सीटी स्कैन का मशीन आता है, अल्ट्रासाउंड का जो मशीन आता है, 12 से घटा कितना कर दिया, 5% कर दिया। ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्क्रिप्ट, जितना भी टेस्ट स्क्रिप्ट आता है, बीपी हाई, शुगर का, डायबिटीज चेक करने का, आपका स्टूल टेस्ट, पॉटी को चेक करने का, 12 से घटाकर 15 कर दिया गया। सुधारक चश्मा, जो चश्मा हम पहने हैं, लेंस कार्ड से अगर खरीदते थे तो पहले कितना परसेंट, 12%, अब कितना, 5%, यानी कोई ऐसा अमीर या गरीब वर्ग नहीं है जिसको इससे राहत नहीं मिलेगा। अब देखिए सर, किफायती शिक्षा, यानी कहा जाता है सर जीएसटी में जितना भी शिक्षा संबंधित चीज था वो क्या किया गया, सस्ता कर दिया गया। नक्शा यानी इंडिया का मैप लीजिए, वर्ल्ड का मैप लीजिए, चार्ट पेपर लीजिए, ग्लोब लीजिए, पहले जीएसटी कितना परसेंट था, 12%, अब कितना है, 10%, यानी अगर मान चले टीचर्स डे में बच्चा में ग्लोब दिया, 100 रुपया ग्लोब का काम दाम था, लेकिन भारत सरकार बोला था जीएसटी लगेगा कितना परसेंट, 12%, तो 100 प्लस 12 यानी कितना हो गया, 112 रुपया, लेकिन अब कितना, 0%, यानी जितना दाम है ग्लोब का जो कंपनी बनाया है उतना ही आपको देना पड़ेगा, आपको अलग से जीएसटी लगा के देना पड़ेगा नहीं। पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, पहले कितना था, 12%, अब कितना हो गया, 0%। कॉपी, नोटबुक कितना परसेंट, 12%, 0%, यानी आप शिक्षा पहले से क्या हुआ, थोड़ा सस्ता हो गया है। आपका रबड़ 12%, अब कितना हो गया, 0%। अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो बिजली से संबंधित जो है उसमें देखते हैं कितना परिवर्तन आया। एयर कंडीशन 28% और अब हो गया 18%। और यार है सर, पहले एसी को लग्जरी आइटम समझा जाता था कि कोई अमीर आदमी है वही एसी लगाएगा, लेकिन अब क्या है, गर्मी जिस तरह पर्यावरण धीरे धीरे बढ़ रहा है या ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, हीट बढ़ रहा है, जिसके कारण एसी जो है अब क्या जरूरतमंद वाला चीज हो गया। आज के दिन में जो नॉर्मल है, बहुत ज्यादा इनकम नहीं, लेकिन ईएमआई से क्या खरीद लेता है, एसी खरीद लेता है। इसीलिए बहुत सारा अर्थशास्त्री कहना था निर्मला सीतारमण से कि एसी जो है वो लग्जरी आइटम नहीं रहा, पहले लग्जरी आइटम था, अब क्या है, आम आदमी भी अपने घर में लगाता है एसी, लेकिन एसी की कीमत इतना रहता है कि बहुत सारा का पॉकेट जवाब दे देता है, इसीलिए एसी नहीं खरीद पाता है। इसीलिए उनका बात सुनते हुए 28% ने क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। आपका टेलीविजन 32 इंच से 25 इंच से ऊपर है, एलसीडी है या एलसीडी या एलईडी टीवी है तो कितना, 28 से 18, ये तो मेरे लिए सर सही है। यानी अगर 32 इंची का टीवी लेते हैं तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन 32 इंची से ऊपर का टीवी लेते हैं तो आपको पहले 28% देना पड़ेगा और अब देना पड़ेगा 18%। तो हम टीवी लेने का सोच ही रहे थे, हम टीवी लेने का सोच रहे थे, तो अच्छा वो टीवी ले लिए, कम से कम बहुत पैसा बचेगा सर, 10%, 10% समझ में आ रहा है। अगर 50,000 का टीवी है तो उसका 10% निकालिए, 5,000 मेरा बच जाएगा। अगर 30,000 का टीवी है तो 30,000 का 10% निकालिए, क्योंकि 18 से 28 से कितना हुआ, 18%, तो 10% हुआ। तो अगर 32 इंची का टीवी लेने सोच रहे हैं तो अब जीएसटी देना पड़ेगा, 28 से 18% देना पड़ेगा। मॉनिटर, जो लैपटॉप का जो मॉनिटर होता है, प्रोजेक्टर जो होता है, 28 से 18%।
डिश वॉशिंग मशीन यानी बर्तन धोने वाला जो मशीन आता है उस पर भी 28 से क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं, यानी एक तरह का जबरदस्त बदलाव किया गया है। और सिर्फ यहीं पे नहीं, और भी दिख रही है। हाँ, वाहन हुए किफायती, यानी अब जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, वो चाहता है कि मेरे घर में क्या रहे, 3-4 लोग हैं। अब 3-4 लोग तो एक बाइक से जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से ज़्यादा बाइक पे बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक मियाँ बीवी हो गया और एक बच्चा या 2 बच्चा हो गया, तो उसको एक छोटा सा कार चाहिए। उसको फॉर्च्यूनर बड़ा बड़ा कार नहीं चाहिए, स्कॉर्पियो नहीं, छोटा सा कॉम्पैक्ट कम से कम गाड़ी तो चाहिए। अब उस पर भी क्या हुआ है, कम कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल एलपीजी सीएनजी कार है जो 1200 सीसी से, और आपको पता है सर 1200 सीसी ठीक ठाक है। 1200 सीसी जैसे बाइक भी आता है, 350 सीसी का आता है, 220 सीसी का आता है, 150 सीसी का आता है। तो जो आपका i20 है, आपका टियागो है, टाटा का टियागो है, आता है, नेक्सॉन आता है, ये सब क्या है 1200 सीसी से कम है। अगर 1200 सीसी से कम है तो पहले कितना था 28%, अब कितना है 18%, 10% का। यानी अब कार छोटा छोटा जो कार है खरीदना हुआ सस्ता। डीजल हाइब्रिड कार है जो 1500 सीसी से क्या है कम है, उसको भी 28% से 18% कर दिया गया है। 3 पहिया वाहन, और 3 पहिया वाहन जैसे आपका टोटो हो गया, ऑटो हो गया, उसमें 3 चक्का रहता है, तो वो 28 से क्या कर दिया 18 कर दिया। यानी अब जो लोग बेरोजगार हैं, जो जिनको टोटो अभी भी महंगा लगता है, 1.5 लाख का टोटो अभी भी महंगा लगता है, तो उस पर भी 10% का उनको बचत होगा। मोटरसाइकिल 350 सीसी तक, जैसे आपका पल्सर 220 है, ठीक है, जैसे आपका पल्सर 150 है, आपका अपाचे 160 है, अपाचे 200 है। पहले वो कितना था 28% था, अब कितना हो गया 18%। यानी अगर आपका बाइक 350 सीसी से कम है तो पहले आपको लगता था 18%, और अब लगेगा 28, पहले 28%, अब लगेगा 18%। मालवाहक वाहन, यानी जो आपका पता है सर महिंद्रा का एस आता है, छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, जिससे सामान लोड अनलोड किया जाता है, उस पर 28% क्या किया गया 18% किया गया। यानी पूरा एक तरह का दिवाली बोनस है कि भाई ये पूरा खुश हो जाइए। अभी चुनाव बिहार में चुनाव के सिलसिले में किया गया है या जनरल वे में किया गया है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कुछ तो लाभ हुआ है, कुछ तो लाभ होगा इससे। लेकिन कब होगा 22 सितंबर से। यानी अगर आप सोच रहे हैं टीवी लेना, मोटरसाइकिल लेना धनतेरस में, तो ये जीएसटी का जो रिफॉर्म है बस आपके लिए है। अगर क्योंकि इसे बहुत सारा, जैसे धनतेरस में सोच रहे हैं हम टीवी लेने का या बाइक लेने का, तो निश्चित तौर पर मेरा जो टीवी होगा 32 इंच से ऊपर होगा, और मेरा जो बाइक होगा 350 सीसी से कम होगा। तो ये जीएसटी का जो लाभ मिलेगा निश्चित तौर पे बाकी सबको मिले ना मिले, तो कम से कम हमको तो पर्सनली जरूर मिलेगा, और आप लोगों को भी सब मिलेगा। पूरा 140 करोड़ जनसंख्या जो है भारत का, वो लाभ उठाएगा जीएसटी रिफॉर्म से। तो अब जीएसटी रिफॉर्म आते कितना हो गया, एक 5% हो गया और एक 18% हो गया। और जो लग्जरी आइटम सिगरेट उगरेट है उस पर तो 40% बढ़ा दिया है सरकार के द्वारा। चलिए चलो, ये तो हो चुका है। ठीक है, ट्रैक्टर टायर आराम से पढ़ लीजिएगा, इसको आपको भेज देंगे। ट्रैक्टर टायर 18 से 5, कीटनाशक जो दवाई है 12 से 5% हो गया। कृषि बागवानी मशीन जो होता था 12 से 5% कर दिया, नहीं अब खेती हुआ भी आसान। चलिए अब आते हैं प्रॉपर युद्ध अभियान 2025 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है। तो आराम से सर जीएसटी का आपको टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा, आप आराम से उसको देखिएगा। अब आप समझिएगा आपका संबंध किस किस से है, आप कौन कौन चीज खरीदने वाले हैं भविष्य में। तो युद्ध अभ्यास 2025 में आयोजन कहाँ होने जा रहा है, तो आपको पता है सर युद्ध अभ्यास जो है एक सैन्य अभ्यास है। एक सैन्य अभ्यास है किसी के बीच, भारत और यूएसए के बीच, भारत और यूएसए के बीच। और ये 2025 में जो होगा वो होगा आपका अलास्का में। वो कहाँ होगा, अलास्का में होगा। वो कहाँ होगा, अलास्का में आपका होगा। यानी पिछले साल भारत में हुआ था, तो इसलिए यूएसए में होगा, इस बार अलास्का में होगा। और आपको बता दें सर अलास्का जो है वो आपका यूएसए में पड़ता है, और यूएसए जो पड़ता है वो किस महादेश में पड़ता है, वो पड़ता है आपका उत्तरी अमेरिका में। वो कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। और आपको बता दें उत्तरी अमेरिका की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है माउंट देनाली, माउंट देनाली। और माउंट देनाली जो है वो अलास्का और किस देश में है, यूएसए में है। तो याद रहे उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी कौन है, माउंट देनाली है। कहाँ पड़ता है, अलास्का। अलास्का कहाँ पड़ता है, यूएसए में। यानी उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी पूछे या यूएसए का सर्वोच्च चोटी पूछे, दोनों का आंसर कौन है, माउंट देनाली। और इस बार युद्ध अभ्यास 2025 से कहाँ होगा, अलास्का में। तो आपको कमेंट सेक्शन में देखिए सर युद्ध अभ्यास के लिए अलग से एक वीडियो बन चुका है प्रॉपर, सबसे पहला वीडियो युद्ध अभ्यास का ही था। तो अगर कोई वीडियो नहीं देखा है और पहली बार वीडियो ज्वाइन किए हैं तो जरूर आप मिलिट्री एक्सरसाइज का वीडियो जाके देखें। उसमें तो आज के व्यूअर के लिए सवाल, एक और सवाल है कि आपको बताना है कि यूएसए और भारत के बीच कौन कौन सा और युद्ध अभ्यास है जो होता है दोनों के बीच, भारत और यूएसए के बीच। तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दे सकते। कमेंट सेक्शन में जवाब देने का मतलब कि आप इंगेज हैं, मेरी बातों को थोड़ा सीरियस ले रहे हैं। तो युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है, वो है अलास्का, यूएसए में पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ, फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स। डच आपको पता है सर, नीदरलैंड के निवासी को, नीदरलैंड के निवासी को क्या बोलते थे? डच, ठीक है। और नीदरलैंड की राजधानी जो है वो है एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम है। तो फॉर्मूला क्या होता है सर? एक तरह का कार होता है जिसको आप स्पीड में चलाना पड़ता है। बहुत सारा मूवी में देखे होंगे आप, जैसे आपका रंपम सैफ अली खान का मूवी, वो पूरा फॉर्मूला 1 कार पे बेस्ड है। तो एक तरह का कार रेसिंग होता है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। यही जो कार है वही आपका प्रयोग किया जाता है फॉर्मूला 1। तो हर साल कहीं ना कहीं होते रहता है। तो डच मतलब क्या हो गया? नीदरलैंड। ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता कौन है? यानी डच में, नीदरलैंड में जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ होगा, यानी जो रेस वाला जो होता है उसको ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं। तो डच मतलब नीदरलैंड में हुआ था, इसलिए नाम इसका डच। ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता कौन बने? इसका नाम है ऑस्कर पाइस्त्री। इसका नाम क्या है? ऑस्कर पाइस्त्री। तो कभी कभी ना ग्रैंड प्रिक्स से, यानी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स से सवाल आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो जैसे आ रहा है वो कंप्लीट करते जाएंगे ताकि आपको आसानी हो। तो डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता कौन बने? ऑस्कर पाइस्त्री बने। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। और यार ऐसे डच ग्रैंड प्रिक्स, डच मतलब कहाँ? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। चलिए इस सवाल आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है सर, भारत के पहले F1 मतलब हो गया फॉर्मूला 1 कार रेसिंग, पहले 1 ड्राइवर का नाम क्या है? वो है नारायण कार्तिकेयन। उसका नाम क्या है? नारायण कार्तिकेयन। ये बहुत अच्छा सवाल है सर, कि भारत के पहले, क्योंकि सर बहुत महंगा स्पोर्ट्स है। आपको कम से कम कार जो चाहिए होती है वो नॉर्मल कार, BMW नॉर्मल नहीं, वो सब होती है कम्पैक्ट, जो आपको रेसिंग के लिए बनी होती है प्रॉपर। 5 करोड़ 10 करोड़ का बाइक होता है, कार होता है। और उसके लिए आपको ट्रैक भी तो होना चाहिए चलाने के लिए। आपको इंडिया का रोड में तो चलेगा नहीं, उसके लिए अलग से ट्रैक होना चाहिए। तो बहुत महंगा ये गेम है। तो पहले जो फॉर्मूला 1 जो ड्राइवर थे भारत के, वो उसका नाम है नारायण कार्तिकेयन। और इस बार जो जीते हैं उसका नाम क्या है? ऑस्कर पाइस्त्री। अब आते हैं अगला सवाल। सशस्त्र सीमा बल, जिसको हम लोग SSB कहते हैं, उसके महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने? और आपको पता है सर, जितना भी सुरक्षा तंत्र है उससे एक सवाल तो पक्का आ जाता है कि इसके महानिदेशक कौन बने, CBI के कौन बने, रो के कौन बने। तो इस बार पूछा क्या है? सशस्त्र सीमा बल। अभी चेंज हुआ है, इसलिए सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। जगदीश सिंह, संजय सिंघाल है, पराग जैन और परवीन सूद। इसका जो आंसर है वो है संजय सिंघाल। इसका जो आंसर है वो कौन है? संजय सिंघाल। तो आपको पता है सर, ये जो चारों नाम है ना, बहुत सोच समझ के डाला गया है। ये तो आंसर है, और ये जो तीनों है ना, वो किसी ना किसी के महान निदेशक डायरेक्टर हैं। तो अब हमको जानना है ये तीनों किसके हैं। चलिए हम जान लेते हैं, जानते हैं। हाँ, तो सशस्त्र सीमा बल जो है, इसकी स्थापना पहले जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 1963 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1963 में। और इस सशस्त्र सीमा बल के कौन है महानिदेशक? संजय सिंघाल। अब दलजीत सिंह के बारे में जानते हैं। दलजीत जो सिंह है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF का पूरा नाम क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है? दलजीत सिंह। और BSF की स्थापना हुई थी 1965 में। BSF की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। अब पराग जैन के बारे में जान लेते हैं। पराग जो जैन है वो है रॉ के डायरेक्टर। आपको पता है सर, भारत का जो खुफिया एजेंसी है, जो विदेश में या कोई भारत में षड्यंत्र होने वाला रहता है, उसका खुफिया जानकारी भारत सरकार को पहले देता है। उसका नाम है रॉ। और रॉ का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए सर, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। तो पराग जैन किसके डायरेक्टर हैं? रॉ के डायरेक्टर हैं। रॉ का पूरा नाम बता दिया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, 1968। और परवीन सूद जो है वो भी डायरेक्टर हैं आपके CBI के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जितना भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, नेता है, तो उसका जन्म कुंडली निकाल देता है कौन? वो है CBI। तो परवीन सूद जो है CBI के डायरेक्टर हैं। और CBI की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। तो आप खुद देखिए सर, मेरा सवाल क्या था? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर था संजय सिंघाल। कब बना सशस्त्र सीमा बल? 1963 में। दलजीत सिंह कौन है? BSF के डायरेक्टर हैं। कब ये BSF की स्थापना? 1965 में। पराग जैन कौन है? रॉ के निर्देश डायरेक्टर है। रॉ का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। कब बना? 1968 में। परवीन सूद क्या है? CBI के डायरेक्टर है। कब बना CBI संस्था?
63 में। अब ये आखिरी सवाल है, तो आप लोग अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो अंत तक दिखा है सर, मान के चलते हैं वो सबसे सीरियस बच्चा होगा, क्योंकि इतना लंबा वीडियो देखने का मतलब क्या है, अब निहायती पहले तो मेरे पे विश्वास हुआ कि सर जो कंटेंट देंगे वो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है, और आप में थोड़ा पेशेंस होगा सरकारी नौकरी निकालने का। महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट, बहुत अच्छा है सर, आराम से तो पढ़ना है। महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक NARI के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? किसके लिए? महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। यानी ये जो संस्था है आपका महिला सुरक्षा राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट, ये निकाला जाता है कि सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी के लिए कौन सा सिटी नंबर 1 है, कौन सबसे खराब है। तो आपको पता होना चाहिए सर, रैंक 1 में जो है उसका आंसर है वो है कोहिमा, वो जो है उसका जो आंसर है वो है कोहिमा। तो अगर आप पाइएगा कि वो भी नॉर्थ ईस्ट में आता है सर, तो महिला के लिए सबसे सुरक्षित शहर का नाम क्या है? वो कोहिमा है। और दूसरा नंबर पे आता है विशाखापट्टनम, यानी पहला नंबर पे है नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और दूसरा नंबर पे आता है विशाखापट्टनम, जो कि आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और आपको पता है सबसे खराब रैंक किसका है, यानी पीछे से टॉप कौन किया है? तो वो है पटना, पटना आता है लास्ट में। तो ये शर्म वाली बात होनी चाहिए सर, कि हम लोग बिहार के हैं, और बिहार की जो राजधानी है वो वर्स्ट है, और वर्स्ट में बोलने वाली बात नहीं है। वहाँ जब जाते हैं, वहाँ का जो लोग है, सोच है, स्टेशन पे आपको रोड के किनारे महिला के साथ छेड़छाड़, बहुत आम घटनाएं होती हैं। कुछ भी बोल के निकल जाना है, कोई भी प्राइवेट पार्ट को टच कर देना, ये बहुत आम घटना होती है, खासकर भीड़ भाड़ एरिया में। क्योंकि हम लोग बहुत, इसीलिए सर पूरे भारत में सबसे खराब नज़रिए से देखा जाता है बिहारी को, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम भी बिहारी, हम भी मौजूद देखे हैं, आप मेला में देखे होंगे, कहीं भी आप देखिए भीड़ है, वहाँ पर ये लोग को मौका मिल जाता है किसी भी चीज़ को टच करने का, कुछ भी बोलने का। तो जब तक सोच नहीं होगा तो फिर से हम पुराना बिहार है ना, भारत का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा है, गौतम बुद्ध, सर ये सब बहुत पुराना ढोंगसला है, जो चला गया बीत गया, कब तक छाती पीट कर वही आप शबाशी देते रहिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का पहला साम्राज्य बनाया, भारत का पहला साम्राज्य मगध साम्राज्य यहीं बनाया, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति यहीं की, फलाना ढेगना, ये हो गया है सर। क्योंकि दुनिया को भविष्य, अतीत से ज़्यादा आपको भविष्य में आप कितना आगे बढ़े हैं उससे जानना है। तो बीइंग ए बिहारी, आपको करना, सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। महिला सेफ्टी में पहला जो सबसे सेफ है वो है कोहिमा, और सबसे खराब जो है वो है पटना, और पटना के बाद जो नंबर आता है वो आता है जयपुर का, यानी सबसे वर्स्ट है पटना, उससे थोड़ा सा कम वर्स्ट है आपका जयपुर, सबसे खराब है, सबसे अच्छा है महिलाओं के लिए वो है कोहिमा, और दूसरा नंबर पे आता है विशाखापट्टनम। अब सवाल आता है कि महिला जो सुरक्षा सूचकांक ही निकाला कौन है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा निकाला गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा निकाला गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा निकाला गया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1992 में। महिला यानी देश में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए सबसे बड़ा जो आयोग है वो है राष्ट्रीय महिला आयोग। सर इसका नंबर जो है टोल फ्री नंबर है, कहीं भी किसी भी बहन के साथ, किसी भाभी के साथ, किसी मौसी के साथ, किसी बेटी के साथ अगर कुछ भी अन्याय हो रहा है और पुलिस को सुन नहीं रहा है, तो वहां पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, हिंदी में राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसका हेल्पलाइन नंबर है, तुरंत इसका प्रयोग करें सर, तुरंत इसका निदान होगा। और इसका स्थापना कब हुआ? 1992 में। अब देखते हैं वर्तमान में चेयरमैन कौन है, वर्तमान में इसका चेयरमैन कौन है? पहले रेखा गुप्ता हुआ करती थी, वर्तमान में चेंज हो गया। वर्तमान में ये है विजया के रहाटकर, ठीक है, महिला ही है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग वर्तमान 2025 में अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? विजया के रहाटकर। कब बना था राष्ट्रीय महिला आयोग? वो बना था आपका 1992 में। चलिए सर, अब सवाल आता है कि बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये तो देश के लिए है, राष्ट्रीय मतलब क्या है, पूरे देश में जितने भी महिलाएं हैं उनका चेयरमैन यही होंगे, विजया के रहाटकर। लेकिन हर राज्य क्या करता है, महिला के संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय आयोग बनाता है, बिहार राज्य महिला आयोग। और यार है सर, जो टीचर का तैयारी कर रहे हैं, पिछला साल एस स्टेट का प्रीवियस सवाल है, यही है बिहार राज्य, वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? इनका नाम बड़ा छोटा है सर, अप्सरा। इनका नाम क्या है? अप्सरा है, बड़ा सिंपल नाम है। कि बिहार राज्य महिला आयोग यानी वुमेन कमीशन ऑफ बिहार के जो चेयरमैन है वो है अप्सरा, वही राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय के रहाटकर, 1992। तो उम्मीद करते हैं सर आपको आज का करंट अफेयर क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा है, कोई भी कमी है, तो विश्वास मानिए आप जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिए। अगर खराब आया तो उसको हम सुधारेंगे, अगर अच्छा है तो प्लीज़ सर उसमें कमेंट करें, अच्छा कमेंट करें, खराब कमेंट करें, बस कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात और बता दें,
बीच में लाइन कट गया था, इसीलिए 1 से लेके जो 10-11 तक क्वेश्चन का जो हम लिखे थे वो लिखा हुआ नहीं होगा, यानी क्वेश्चन तो आपको मिलेगा लेकिन उसको वो जो एक्सप्लेन किए हैं वो नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइन बीच में कट गया था, सब उड़ गया था, मेरा जितना ही मेहनत था सब क्वेश्चन तो रहेगा लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन वो नहीं रहेगा। तो आप क्या करें ना, तो स्क्रीनशॉट लेके उसको लिखें प्लीज। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन के बाद आपको जो अभी लिखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप समझ सकते हैं मेरी मजबूरी। तो आए से वहीं समाप्ति, धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें जो उनको समझ में आ जाए कि एक चैनल ओपन हुआ है जो बहुत मेहनत कर रहा है आप लोग को नौकरी दिलाने के लिए। तो आई से वहीं समाप्ति, धन्यवाद।